एक्चुअली भैया ये बहुत ही बड़ी कहानी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुरन पोस्ट पर एक्चुअली में 2 गाँव हैं, जो कि तरहेगाम में। अब एक्चुअल में होता ये है कि 23-24 फरवरी की रात को 4 राजपूताना राइफल्स की टीम जो कि तरहेगाम में पोस्टेड थी, उनको एक इंटेलिजेंस मिलता है। एक लोकल व्यक्ति वहाँ का जो 4 राजपूताना राइफल्स को रिपोर्ट करता है कि कुरन पोस्टपरा गाँव के अंदर कुछ सस्पेक्टेड घर हैं, जहाँ पे कुछ मूवमेंट है। गाँव की जो मस्जिद होती है, जो गाँव के बीचों-बीच थी कुरन गाँव में, वहाँ से अनाउंसमेंट करवाया जाता है कि गाँव के जितने भी मर्द हैं, वो एक जगह आके इकट्ठे हो जाएँ और उन सबको स्कूल में लाके इकट्ठा किया जाता है। 4 फरवरी को 1990 आई है ना 91 में। 91 में सर जी। क्या हुआ था वहाँ? एक्चुअल में अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, तो उसमें ये लिखा गया था कि 23-24 फरवरी की रात को आर्मी की टीम्स 4 राजपूताना राइफल्स प्लस 68 माउंटेन ब्रिगेड कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जब करते हैं कुनन और पोस्टपरा गाँव में। 2 गाँव में वो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन करते हैं, कुनन में और पोस्टपरा में। और इस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान आर्मी वहाँ पे डज़न्स ऑफ वुमेन्स के साथ करती है, जिसमें जो एज है वो 16 साल से लेके 80 साल की बूढ़ी तक जो औरत हैं, उनके साथ तक में किया इंडियन आर्मी ने। हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल द नेक्स्ट थॉट में। मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक। आज हमारे साथ है खास मेहमान जिनका नाम है हरुण, जिन्होंने एक किताब लिखी है जो कि हमारे इंडियन आर्मी के बारे में है, जहाँ पे 1991 में इंडियन आर्मी को डिफेम करने की कोशिश की गई और कहा गया या कह सकते हैं कि एलिगेशन लगाया है कि इंडियन आर्मी ने कुनन और पोस्टपरा में किए गए, जो कि एक ज़रा सर गलत और डिफेम करने की कोशिश की गई थी। तो उसी को साबित करते हुए हरुण और उनकी को ऑथर कोमल ने किताब लिखी है, जिसमें ऑलमोस्ट ये साबित होता है कि इंडियन आर्मी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं था उस इंसिडेंट के साथ। इसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिफेम करने की कोशिश की गई कुछ लोगों के द्वारा। तो आइए उनकी कहानी, उनकी जर्नी, उनकी किताब के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं कि कश्मीर क्या है, कश्मीरियत क्या है और हमारा देश क्या है। थैंक यू सो मच अरुण, हमारे साथ यहाँ आने के लिए और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच भैया, आपने इनवाइट किया मेरे को उस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। थैंक यू। एंड मतलब हमारा इट्स एन ऑनर कि आप हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करना है और आपने ये किताब लिखी है। इस पूरी जनरेशन के लिए या किसी भी जनरेशन के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये क्रेज़ कहाँ से है आपको कि यार एक बुक लिखते हैं। ऐसा मतलब इस एज में हम लोग अमूमन चाहते हैं कि हम लोग मज़े करें, कॉलेज में घूमे फिरे या फिर पढ़े लिखे, लेकिन ये किताब लिखने का क्रेज़ कैसे और कहाँ से आया? एक्चुअली भैया मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो कंप्लीट किया फ्रॉम आर्मी स्कूल। तो जब मैं अपने आर्मी स्कूल में था तो लाइक हमको सिखाया जाता है कि जो एडवेंचर करना होता है वो सबसे बड़ी एजुकेशन होती है। तो बीच में थोड़ा एडवेंचर करने का शौक आया, तो जब एडवेंचर करने की तरफ निकल रहे थे तो साथ में लिखने का भी शौक आया। अच्छा। तो इस वजह से मैंने लाइक खुद से देखा कि जो आर्मी ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कर रही है या कोई भी अच्छे अच्छे काम कर रही है, उसको लोगों तक सामने लेके आया जाए, ताकि लोगों को रियलिटी ऑफ इंडियन आर्मी जो कि जम्मू कश्मीर में है उसका पता चल सके। तो इसी वजह से क्रेज़ पड़ा लिखने का, थोड़ा सच बताने का लोगों को। हाँ, तो तब से आपको लगा कि ये किताब लिखना इम्पोर्टेंट है। लेकिन यही टॉपिक क्यों, मतलब ऐसा क्या था इस टॉपिक में या फिर ये टॉपिक कैसे चूज़ किया आपने? एक्चुअली क्या है भैया कि लाइक आर्मी जब भी कभी कोई अपना ऑपरेशन संभावना के अंडर आके कोई भी ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस करती है या कहीं पे नई आर्मी कैंप करती है, तो आर्मी को मोस्टली आगे से क्वेश्चन सुनने को मिलता था कि ठीक है सर, बच्चे पूछते थे कि ठीक है सर हम आर्मी ज्वाइन कर लेंगे, हमें क्रेज़ आर्मी का। बट हमारे मन में एक सवाल है। तो जब सामने खड़ा ऑफिशियल पूछता था हाँ हाँ पूछो क्या सवाल है, तो बोलते थे वो कि सर व्हाट अबाउट कुनन एंड पोस्टपरा, हमारी बहनों के साथ जो फौज ने गलत किया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो वहाँ पे जो सामने खड़े जेसीओ साहब होते थे या जो खड़े ऑफिसर होते थे, उनके पास कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं होता था जो कि वो उन बच्चों को दे सकें। जिस वजह से आर्मी को कहीं न कहीं इस इंसिडेंट की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस होती रही। तो मेरे को लगा कि क्यों ना एक बार इस केस को स्टडी किया जाए, एक न्यूट्रल वे में रह के उस ग्राउंड लेवल पे जाके इसके बारे में जाँच की जाए कि एक्चुअल में कुनन पोस्टपरा है क्या? वहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या था? तो इस टॉपिक पे मैं आना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपने एनसीसी में कितने साल हो गए आपको एनसीसी में?
ऐसे तो भैया मेरा बैच 24 का है एसडी में, अच्छा लेकिन मैं जेडी से कर रहा हूँ, फ्रॉम आर्मी मिडिल स्कूल कोठा। अच्छा। लेकिन जब मैं एसडी में आया तब थोड़ी चीज़ें देखने में अलग थी, और जब जेडी में था तब चीज़ें थोड़ी देखने में अलग थी। हाँ, अभी अच्छा। वैसे रिसेंटली मैंने 24 में टीएससी कैंप लगाया है न्यू दिल्ली में, फायरिंग थल में। सेना कैंप में जी बिल्कुल। शूटिंग की आपने। हाँ जी हाउ वाज द बिल्कुल। एक्सपीरियंस यार, कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। हाँ, और भी डायरेक्टेड के काफ़ी सारे कैडेट्स थे, हम्म, कुछ हमने उन्हें सिखाया, कुछ हमें मौका मिला उनसे सीखने का। तो हरुण, ये जो आपने किताब लिखी है, ये टॉपिक कुनन पोशपोरा में, सबसे पहले तो यार मेरे को बताओ कि ये कुनन पोशपोरा है क्या, कहाँ पे पड़ता है और क्या हुआ है और है क्या ये? एक्चुअली भैया ये बहुत ही बड़ी कहानी है। हम्म, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुरन पोस्ट पर एक्चुअली में 2 गाँव हैं, हम्म, जो कि तरहेगाम में पड़ते हैं। और जो तरहेगाम है वो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का एक पार्ट है। जो कि कश्मीर में है। जी बिल्कुल, हाँ, जो कि कश्मीर में है। कुरन पोस्परा ये 2 गाँव हैं। अब एक्चुअल में होता ये है कि 23-24 फरवरी की रात को 4 राजपूताना राइफल्स की टीम जो कि तरहेगाम में पोस्टेड थी, उनको एक इंटेलिजेंस मिलता है। एक लोकल व्यक्ति वहाँ का जो 4 राजपूताना राइफल्स को रिपोर्ट करता है कि कुरन पोस्परा गाँव के अंदर कुछ सस्पेक्टेड घर हैं, हम्म, जहाँ पे कुछ मूवमेंट है, कुछ मिलिटेंट्स होने का की चांसेस हैं। 4 राजपूताना राइफल्स के फिर जो सीईओ होते हैं, वो अपनी कुछ बटालियंस के अपनी पलटन के साथ में गाँव की तरफ मूव करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि वो मूव किस गाँव की तरफ करते हैं, कुनन की तरफ या पोशपरा की तरफ? हम्म। वो करते हैं मूव कुनन गाँव की तरफ। क्योंकि इंटेलिजेंस कुनन की थी, जी पोशपोरा की बिल्कुल नहीं हाँ, थी। पोशपरा की नहीं थी। वो जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन हुआ था, वो भी कुनन गाँव में हुआ था। आप अच्छा। अगर कोई भी रिपोर्ट वगैरह पढ़ेंगे, आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा कि पोशपरा में भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगा था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन हुआ था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुनन गाँव में ही हुआ था, 23-24 फरवरी की रात को 91 में। तो जब 4 राजपूताना राइफल्स उस गाँव में जाती है, वहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन करती है, तो जो आर्मी का इन्फॉर्मर होता है, वो आर्मी को कुल 7 घर बताता है हम्म, कि इन 7 घर में आपको सर्च करना चाहिए। हम्म, आर्मी की टीम्स पहले गाँव को कॉर्डन करती हैं, देन गाँव की जो मस्जिद होती है, जो गाँव के बीचों-बीच सिकुड़न गाँव में, वहाँ से अनाउंसमेंट करवाया जाता है कि गाँव के जितने भी मर्द हैं, वो एक जगह आके इकट्ठे हो जाएँ, और उन सबको स्कूल्स में लाके इकट्ठा किया जाता है। एक नॉर्मल सा कंट्रोल रूम टाइप वहाँ पे सेटअप किया जाता है स्कूल के बीच में ही, जहाँ पे सीईओ बैठते हैं, और साथ में आप सीईओ जब आते हैं गाँव के अंदर, वो अपने साथ 2 लोकल पुलिस वाले भी साथ में लेके आते हैं, जो कि एक पुलिस वाले जो थे पोशपरा गाँव के रहने वाले थे। उनकी प्रेज़ेंस में सर्च ऑपरेशन किया जाता है, और ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन वहाँ पे आर्मी को सिर्फ़ एक एक्टिव AK-47 राइफ़ल मिलती है, जिसमें एक राउंड भी होता है। अच्छा। जी कुनन बिल्कुल। गाँव में ही हाँ, कुरन किसी गाँव के से घर। ही ये वेपन आर्मी को वहाँ से मिलता है। बिल्कुल। देन उसके बाद जब कोऑर्डिनेट और सर्च ऑपरेशन खत्म हो जाता है, वहाँ से आर्मी को कुछ भी नहीं मिलता है, देन साथ में आर्मी के डॉक्टर भी गए होते हैं। तो कोऑर्डिनेट खत्म होने के बाद जो सर्च ऑपरेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं साथ में, वो वहाँ के जो व्यक्ति लोग होते हैं, उनको मेडिसिन्स वगैरह भी देते हैं, जिनकी उन्हें नीड होती है। वो मेडिसिन्स वगैरह देने के बाद वहाँ से आर्मी एनओसी एक साइन करवाती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसका मतलब होता है कि गाँव में जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया था, वो बिल्कुल आराम से हो गया, लोकल किसी को परेशानी नहीं हुई, और आर्मी को भी कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद आर्मी की टीम्स वहाँ से वापस आ जाती हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन होता है, इसमें हर बार हर गांव से, हर सिविलियन से, या मतलब उनके मुखिया से, गांव के मुखिया से एनओसी साइन कराई जाती है कि सब सही है, यहाँ हाँ, से उसी दिन हुआ था? नहीं, नहीं, ये हर एक गाँव से करवाया जाता है, ताकि आर्मी को एक एश्योरेंस मिल सके उस एरिया के जो हेड होते हैं, उनकी तरफ से, कि आर्मी ने जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया है, वो बिल्कुल ठीक से किया है, यहाँ पे किसी भी लोकल को कोई परेशानी नहीं हुई है। अच्छा, तो मतलब जो कुनन और पोशपोरा में ये सिर्फ सर्च ऑपरेशन हुआ था, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन, इंटेलिजेंस से उनको जो उनके इंटेलिजेंस से पता चला था कि वहाँ पे कोई है, ऐसा कुछ हो रहा है, इसलिए वहाँ पे सर्च ऑपरेशन हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर ये केस किस चीज़ का बना? ऐसा क्या हुआ था उस 2 रात 23rd और 24th ऑफ फरवरी को 1990 आई, है ना? 98 91 में। 91 में, सॉरी। जी। ओके, क्या हुआ था वहाँ? एक्चुअल में अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, जो रिपोर्ट्स पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो एसएचआरसी और भी काफ़ी सारी यूएन की तरफ से रिपोर्ट्स वगैरह आई थी, उनमें क्या लिखा गया था? उनमें ये लिखा गया था कि 23-24 फरवरी की रात को आर्मी की टीम्स 4 राजपूताना राइफल्स प्लस 68 माउंटेन ब्रिगेड कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जब करते हैं कुनन और पोशपरा गाँव में, 2 गाँव में वो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन करते हैं, कुनन में और पोशपरा में। और इस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान आर्मी वहाँ पे डज़न्स ऑफ वुमेन्स के साथ में करती है। वो नंबर बताते हैं 23, 30, 60 और 100। और कुछ आर्टिकल्स पाकिस्तान टुडे की जैसे अगर मैं बात करूँ, वो पाकिस्तान टुडे बताता है कि 150 वुमेन्स के साथ में इंडियन आर्मी ने रेप किया। और कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जो बताते हैं 100 के साथ हुआ, 150 के साथ हुआ। कुछ ऐसे भी हैं जो बताते हैं थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स के साथ में रेप हुआ। ये ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट में है। हाँ, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट में सिर्फ 100 वुमेन्स तक के साथ में है हाँ। कि 100 वुमेन्स तक के साथ में इंडियन आर्मी ने
किया, जिसमें एज फैक्टर जो एज है वो 16 साल से लेके 80 साल की बूढ़ी तक जो औरत हैं उनके साथ तक में किया इंडियन आर्मी ने। बट ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं थी। ये तो एलिगेशंस थे ये एलिगेशंस थे इंडियन आर्मी की 4 अशपदर राइफल्स प्लस 68 माउंटेन ब्रिगेड के ऊपर। अगर ऐसा जब ये बिना रिपोर्ट सबूत के ह्यूमन राइट कमीशन ऐसी रिपोर्ट क्यों लिखेगी और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे, इतनी बड़ी इंडियन आर्मी पे एलिगेशन लगाएगी? क्यों, ऐसा क्यों? एक्चुअल में जब ये इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट होने के बाद यूएन की टीम्स वगैरह जो थे उस गाँव के अंदर आई थी, और वहाँ पे आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम का जो गाँव को उनकी टीम्स को जो सामना करना पड़ा वो करना पड़ा कम्युनिकेशन लैप्स का। एक्चुअल में वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कश्मीरी है, कश्मीरी और वहाँ पे जो साथ में जो कुछ लोकल्स टीम्स थी, उन्होंने जो उनके साथ में ट्रांसलेट कम्युनिकेशन में बातचीत वगैरह की वो उन्होंने कश्मीरी लैंग्वेज में की, तो जो उन्हें वो ट्रांसलेट करके बताते थे। इनफैक्ट जब मैं खुद की रिसर्च के लिए वहाँ पे गया था तो मुझे भी ये सुनने को मिला कि हमारी हर एक बात को फ़िल्टर किया गया। हमने जो बात बताई उस हर एक बात को फ़िल्टर किया गया। मतलब जो उनके साथ जो ट्रांसलेट करने आए थे या जो कर रहे थे उनकी हेल्प, जो कमीशन से आए थे, तो ट्रांसलेशन में चेंजेस किए गए या फिर कुछ ऐसा किया गया कि जो वो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं हुई, ये बिल्कुल मतलब फ़िल्टर होके कुछ ना कुछ चेंजेस करके बताया गया? देखिए ऐसा? कुछ-कुछ तो ट्रांसलेट में भी इश्यू किया गया वहाँ पे, ठीक। और कुछ-कुछ इस तरह से एक नेक्सस वहाँ पे डिज़ाइन किया गया, जहाँ पे पूरा का पूरा एलिगेशन आर्मी के ऊपर लगा दिया जाए। एक ऐसा नेक्सस हुआ था जिसमें वुमेन्स का इस्तेमाल किया गया था टू डिफेम द इंडियन आर्मी। हुँ। एक्चुअल में उस रात में क्या होता है, उस रात में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कि 23-24 फरवरी की रात को जब आर्मी को इंटेलिजेंस मिलता है कि गाँव के अंदर कुछ गड़बड़ है, और वो इंटेलिजेंस मिलता है सिर्फ कुनन गाँव का, पोस्टपुरा मतलब गाँव का। पोस्टपुरा में सीएसओ नहीं हुआ, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ बिल्कुल? पोस्टपुरा गाँव के अंदर ना ही कॉर्डन हुआ था, ना ही सर्च ऑपरेशन हुआ अच्छा। था। तो जब भी हम तरागाम से आते हैं, तो तरागाम से अराउंड 1.2 से 1.5 किलोमीटर्स की दूरी पे ये पोस्टपुरा और गाँव और कुनन गाँव पड़ता है। तो सबसे पहले पोस्टपुरा गाँव आता है, पोस्टपुरा से यही अराउंड 400 से 500 मीटर्स की दूरी पे कुनन गाँव है। तो जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन हुआ था वो कुनन और कुनन गाँव में ही हुआ था। तो वहाँ पे जब आर्मी कोऑर्डिनेट करती है, आर्मी की 4 टीम्स होती हैं, अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा। तो जब पूरे गाँव को कॉर्डन कर दिया जाता है, 2 टीम्स कॉर्डन करती हैं और 2 टीम सर्च ऑपरेशन के लिए जाती हैं। जब सारे के सारे व्यक्तियों को बाहर बुलाया जाता है कि आप लोग बाहर आ जाइए, जितने भी मर्द वगैरह हैं जब वो बाहर आते हैं, तो इसी बीच में क्या होता है, कॉर्डन के दौरान जब टीम्स आर्मी कैंप से गाँव की तरफ आ रही होती हैं, मिलिटेंट्स को भी इंटेलिजेंस मिल जाता है कि कॉर्डन यहाँ पे इस गाँव में लगने वाला है। तो मिलिटेंट्स आर्मी के पहुँचने से पहले, कॉर्डन से पहले वहाँ से मूव कर जाते हैं। तो जब उस गाँव से निकल जाते हैं, आर्मी कॉर्डन लगाती है, सर्च करती है, और वहाँ पे आर्मी को कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ एक AK-47 राइफल मिलती है। देन उसके बाद जब सारी टीम्स अपनी ग्रीन चिट देती हैं आर्मी को, अपने आर्मी के सीईओ को कि सर यहाँ पे तो कोई भी मिलिटेंट वगैरह नहीं है, और अब क्या आगे के ऑर्डर्स क्या हैं? देन सीईओ बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, कॉर्डन को ब्रेक कर दीजिए। और जब कॉर्डन वहाँ से ब्रेक हो जाता है, आर्मी की जो टीम कॉर्डन में होती है वो अपनी यूनिट की तरफ मूव करती हैं। देन जो सीईओ होते हैं वहाँ पे, वो गाँव के बीच में एक एमआई रूम सेटअप करते हैं। एमआई रूम से मतलब कि लोग आते हैं, जो साथ में आर्मी के डॉक्टर होते हैं उनसे दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, मेडिसिन वगैरह ले रहे होते हैं। इसी बीच में जब हमें मेडिसिन वगैरह वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो आधी टीम जो सर्च ऑपरेशन में थी वो भी वहाँ से मूव कर जाती है। वहाँ पे उस समय सिर्फ एक आर्मी के सीईओ रहते हैं, एक आरएमओ रहते हैं यानी कि रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, और सीईओ की केओटी रहती है। बाकी की टीम्स वहाँ से मूव कर जाती हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो मिलिटेंट्स होते हैं वो गाँव के अंदर दोबारा से इंटर होते हैं। जो कुछ घर होते हैं वहाँ पे जाके वो रेप अटेम्प्ट करते हैं। ये कितने बजे की बात है? मतलब ये क्या टाइम था उस समय जब ये हुआ? ये अराउंड मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, जो कि कश्मीरी ट्रेडिशन में इसको फजर की नमाज़ बोला जाता है। फजर की नमाज़ से पहले-पहले ये इंसिडेंट हुआ था। मतलब ये अंधेरे में हुआ? जी, बिल्कुल, हाँ। तो अंधेरे में एमआई रूम सेटअप करने का क्या मतलब था? बिकॉज़ क्या है कि वो जो एरिया है, तरहेगाम एरिया, हाँ। वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी थी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती, जिस वजह से लेकिन वो उस समय रात को क्या मतलब दिन होगा जब 10 बजते, 11 बजते हैं जब होता, इतने बजे 4-5 बजे, 6 बजे क्यों एमआई रूम सेटअप होगा? एक्चुअली आर्मी के लिए बहुत ही नॉर्मल है। जब भी आर्मी अच्छा, कहीं मतलब रेगुलर चीज़ है वो? रेगुलर चीज़ें होती हैं, जब भी आर्मी कहीं पेट्रोलिंग के लिए जाती है जी। या कहीं भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के लिए जाती है, तो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अगर सेफली खत्म हो जाए वहाँ से, सेफली चीज़ें ओके। जैसे आर्मी ने सोच के रखा है वैसे हो जाए, देन आर्मी वहाँ पे मेडिकल एड्स वगैरह या जो लोगों की ग्रीवेंसेस वगैरह होते हैं, वो भी लिख लेती है, वो भी सॉल्व करने का ट्राई करती है। और सेम उसी दिन भी यही होता है जब आर्मी वहाँ से अपना लोगों को मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कर रही होती है। इसी बीच में क्या होता है, मिलिटेंट्स जो होते हैं इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं कि कॉर्डन खत्म हो चुका है, वो गाँव के अंदर एंटर होते हैं, वुमेन्स के साथ में वगैरह करते हैं। और अगर वो वुमेन चिल्ला नहीं रही होती तो उसके पीछे का कारण होता है कि बिकॉज़ वो वेपन्स उनको डराते हैं कि अगर उन्होंने चिल्लाने का कोशिश की या कोई चला के दिखाई तो उनको वहीं पे मार डालेंगे। जिस वजह से उनके साथ वहाँ पे इंसिडेंट ये होता है, और उस इंसिडेंट के ठीक समय के बाद जो मिलिटेंट्स होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। और वुमेन्स को कैसे लगता है कि लाइक वो आर्मी पर्सनल थे, बिकॉज़
उन्होंने जो कपड़े पहने होते हैं, जो यूनिफॉर्म पहनी होती है, वो सिमिलर टू इंडियन आर्मी होती है। बिकॉज 19 के एरा में क्या था, जो मिलिटेंट्स यूनिफॉर्म पहनते थे, जो आर्मी पहनते थे, वो बिल्कुल सेम थी। तो उस वजह से डिफरेंशिएट करना कि मिलिटेंट कौन है, आर्मी कौन है, ये सिविलियंस के लिए भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। देन उसके बाद जब एमआई रूम का भी जब मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती हैं, उसके बाद में वहीं पे जो 68 माउंटेन ब्रिगेड के जो कमांडर हैं, वो सुबह के टाइम पे वहाँ पे पहुँचते हैं। गाँव वाले से वो वहीं पे आके मिलते हैं, आर्मी के सीईओ से बातचीत करते हैं। कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जो आर्मी ने वहाँ पे लगाया था, क्या वो ठीक से हो गया? तो सीईओ वहाँ पे उनको ब्रीफ करते हैं कि सब कुछ नॉर्मली हो चुका है। अगर वहाँ पे आर्मी ने कोई भी रेप अटेम्प्ट किया होता या लोगों को वहाँ पे हैरास किया होता या प्रेशर बनाया होता किसी तरह का, ऑब्वियसली जो लोग थे वहाँ के सिविलियंस थे, वो 68 ब्रिगेड के जो कमांडर थे उनको रिपोर्ट करते, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक सेकंड, जैसे आप बता रहे हो कि हुए इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के आए जो भी मिलिटेंट्स वगैरह थे, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे पता चली? मतलब ये कैसे पता है कि इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के आए थे? एक्चुअली में जब मैं उस गांव में रिसर्च के लिए गया था, मैंने वहाँ पे अराउंड 2.5 हफ्ते उस गांव में बिताया। मैं था, मेरे साथ मेरी बड़ी थी, हम दोनों ने उस गांव में अराउंड 2.5 हफ्ते स्पेंड किए। पहले हमको भी यही लग रहा था कि पोशपुरा और पुनन पुनन पोशपुरा दोनों गाँव में जो गाँव है वहाँ पे कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन हुआ है, जहाँ पे कुछ गलत हुआ है। बिकॉज हम ये तो एक्सेप्ट नहीं करते कि रेप्स हुए हैं, बिकॉज हमें पता है कि आर्मी का डिसिप्लिन कैसा है। एक जवान जो होता है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने सीईओ के सामने ठीक से खड़ा भी हो सके। तो हाउ इट्स पॉसिबल कि एक जवान अपने सीईओ के सामने किसी औरत को, किसी नारी को हाथ लगाएगा, उसके साथ रेप अटेम्प्ट करने का ट्राई करेगा या उसको गलत तरीके से हैरास करने का कोशिश करेगा अपने सीईओ के सामने। तो पहले हमारे माइंड में यही था कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो तो भाई पोशपुरा में भी हुआ है। तो जब मैं पोशपुरा गांव के अंदर आया, हमने पोशपुरा के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो पोशपुरा के लोगों का यही कहना था कि पोशपुरा में 23-24 फरवरी की रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, नहीं कॉर्डन लगा था, नहीं सर्च ऑपरेशन हुआ था। तो जब ये बात हमने सुनी तो सबसे बड़ा शॉक मेरे को लगा, बिकॉज हर एक जगह पे इंटरनेट, एसएचआरसी, हम जो कमीशन की रिपोर्ट उठा के पढ़ रहे थे, हर जगह पे यही लिखा पुनन के था। साथ साथ पोशपुरा का भी नाम है, हर जगह है। बिल्कुल। और इनफैक्ट जब मैंने वहाँ पे कुछ सिविलियन से ही बातचीत की कि पुष्परा का नाम क्यों जोड़ा गया, तो कुछ सिविलियंस थे जिन्होंने मुझे बताया कि पुष्परा का नाम जोड़ने का एक कारण था कि जब लोग सामने जाके ये बात बताएंगे कि कुनन और पोशपुरा दो गांव के अंदर आर्मी ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया जहाँ पे रेप्स किए, तो ये बात तब काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल तक जाएगी कि हाँ आर्मी ने दो गांव के अंदर किया है। और सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये था जो वहाँ पे मुझे लोगों ने बताया कि 1984 में मकबूल भट्ट, जो कि JKLF के फाउंडर थे, उनको फांसी हुई थी, जिसकी वजह से JKLF की नींव टूट रही थी। लोगों की तरफ से JKLF को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो ये एक तरह से एक साइकोलॉजिकल गेम खेली गई अगेंस्ट द इंडियन आर्मी कि लोगों को, जो भी जितने भी कश्मीर में लोग हैं, उनको ये बताया जाए कि इंडियन आर्मी ने कितना क्रूरता भरा काम किया है कश्मीर के अंदर, कुनन पोशपुरा की औरतों के साथ रेप किया है, ताकि लोग अगेंस्ट द इंडियन आर्मी हो जाएं। डिफेम करने की कोशिश की गई। बिल्कुल राइट। अच्छा, तो मतलब जैसे आप बता रहे हो कि यूनिफॉर्म पहन के आप कितनी देर रहे थे? आप आपने जो अपनी रिसर्च की है, आप कश्मीर में रहे, कितना टाइम रहे? ऐसे मैंने कंप्लीट कश्मीर में 1 महीना स्पेंड किया। 1 महीना। तो आप उस टाइम पे किसी विक्टिम से मिले थे आप? हमें मैं बहुत सी विक्टिम से भी मिला था। जी। तो जब मैं विक्टिम से बातचीत कर रहा था तो मुझे विक्टिम से एक बड़ी ही एक अजीब सी बात उनसे सुनने को मिली। उनका कहना था कि जो भी विक्टिम्स इनसे मैंने बातचीत की, उनका कहना था कि आज जो इंडियन आर्मी ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कर रही है, सद्भावना केंद्र रह के कुछ भी काम कर रही है, इससे ये मानना कि आर्मी ही थी उस रात जिन्होंने हमारे साथ रेप किया, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कठिन है। तो मेरा उनसे एक सिंपल सा सवाल था कि आपने फिर उस समय कैसे कह दिया कि इंडियन आर्मी ने रेप्स किए? उनका ये कहना था कि तब हमको चलती हुई बस पे चढ़ाया गया था, हमने कभी सामने आके खुद से ये नहीं कहा था कि हमारे साथ जो भी गलत हुआ वो इंडियन आर्मी ने किया। हमने बस ये कहा था कि हमारे साथ जो गलत हुआ वो उसी रात को हुआ, और जिन्होंने किया उन्होंने सेम भारतीय सेना जैसी यूनिफॉर्म पहनी थी। लेकिन जो विक्टिम्स थी उनका ये कहना था कि हमारे घर पे जो सर्च पार्टीज आई थी वो 2 बार आई थी। पहली बार जो सर्च करने के लिए जवान आए थे, वो जवान बिल्कुल भी सेम नहीं थे जो वो दूसरी बार आए थे, और उनकी एक्सेंट से ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये फौजी है। क्योंकि उनमें जैसे आप बता रहे थे कि अगर कोई कश्मीरी है, जो कश्मीरी आती है वगैरह, जब वो बात करेगा तो उसमें तो एक्सेंट होगा कि वो कश्मीरी है। बाकी जो इंडियन आर्मी के तो बाकी ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पे जवान आते हैं, सिर्फ कश्मीरी तो तैनात नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल। तो अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो विक्टिम्स थे वो बोलना चाह रहे थे कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ रेप्स हुआ है, लेकिन इंडियन आर्मी ने किया है ऐसा वो नहीं कह रहे। ये आपने उनके घर जाके उन्होंने ये बात बोली है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर मैं आपको थोड़ा ऑफिशियली बताऊँ, जो ऑफिशियली लाइक स्टेटमेंट्स वगैरह आती हैं, ऑफिशियली क्या बताया जाता है,
ऑफिशियली लाइक कुछ ये बातें बताई जाती हैं कि 23-24 फरवरी की रात को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगता है बाय इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी वहाँ पे डजन्स ऑफ वुमेन्स के साथ में करती है। देन उसके बाद 27 फरवरी को क्या होता है, गाँव के कुछ लोग इंडियन आर्मी के पास में जाते हैं, 60 ब्रिगेड में जाते हैं। वहाँ पे जाके कमांडर साहब से उनको एक कंप्लेंट फाइल करते हैं कि हमारे साथ गाँव के अंदर कुछ गलत किया है, हमारे गाँव की औरतों के साथ इंडियन आर्मी ने कुछ गलत किया है। अब इसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि 23-24 फरवरी की रात को जब ये इंसिडेंट हुआ, 24 फरवरी की सुबह 60 ब्रिगेड के कमांडर खुद गाँव के अंदर भी आए थे, ये देखने के लिए कि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन सब ठीक से हो चुका है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं आई। लोगों ने तब कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल की? 27 फरवरी को इतना डिले क्यों? 23-24 फरवरी की रात को इंसिडेंट हुआ था, 27 फरवरी को क्यों वो जा रहे हैं कमांडर साहब के पास में ये रिपोर्ट करने के लिए कि हमारे से कुछ गलत हुआ? देन 27 के बाद वो 5 मार्च को जो लोकल मजिस्ट्रेट थे एसएम यासीन, उनके पास जाके कंप्लेंट फाइल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जी हाँ, बिल्कुल, एसएम यासीन के पास में कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा फौज ने गलत किया है। एसएम यासीन 7 मार्च को गाँव के अंदर आते हैं, 23 विक्टिम्स का वो उनसे Statement बातचीत लेते करते हैं, उनसे स्टेटमेंट लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ, और वो स्टेटमेंट देती हैं कि हमारे साथ इंडियन आर्मी ने गलत किया है, 23 वुमेन्स। अच्छा। और फिर 17 मार्च को एक फैक्ट फाइंडिंग डेलीगेशन टीम जो होती है, जिसको लीड करने वाले जो होते हैं चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के जज होते हैं, वो उस गाँव के अंदर जब जाते हैं तो उनको 53 वुमेन्स आके स्टेटमेंट देती हैं। अब खुद देखिए वो नंबर 23 से 53 तक राइज कर गया। 53 वुमेन जाके उनको ये बताती हैं कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा गलत हुआ। देन उसके बाद 18 मार्च को खुद डीसी वजाहत हबीबुल्ला जो हैं, उस गाँव के अंदर जाके उस गाँव का दौरा करते हैं। उस टाइम जी हाँ, 91 में। और जब वो वहाँ पे जाके देखते हैं कि अचानक से नंबर 23 से 53 बढ़ गया, और 53 से नंबर आहिस्ता-आहिस्ता अभी भी बढ़ रहा है। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता गाँव की हर औरत उनके सामने कहने लगी हमारे साथ रेप हुआ है, हमारे साथ रेप हुआ है। तो हाउ इट्स पॉसिबल कि लाइक उनका भी यही कहना था कि जितने भी ये जो बातचीत में जो सुन के आया हूँ, वहाँ पे जो लोगों से मैंने बातचीत की है, ये सब एक नल एंड वॉइड है। और उसी वजह से जो डीसी वजाहत हबीबुल्ला थे, उन्होंने इंडियन आर्मी को क्लीन चिट दी थी कि ऐसा कुछ भी इंडियन आर्मी ने नहीं किया, ये जो कुछ भी है ये कंप्लीटली एक फेक एलिगेशंस हैं टू डिफेम द इंडियन आर्मी। क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल सामने एक खुली किताब की तरह थी। कुछ स्टेटमेंट्स में औरतों ने सामने से खुद से ये भी कहा कि हाँ, हमारे साथ रेप तो हुआ है, लेकिन इंडियन आर्मी अंदर नहीं आई। सो ये कैसे पॉसिबल है कि एक किसी के साथ रेप अलग-अलग हुआ स्टेटमेंट्स और हो वो रही। अलग अंदर नहीं आ रही। इनफैक्ट जब इस बात को भी नकार दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो फिर 91 में ही जून में बीजी वर्गीस आते हैं, पीसीआई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की एक टीम आती है, जो इस पे एक पूरी स्टेटमेंट देती है, और लास्ट पे उनकी तरफ से यही निकलता है कि ये जितना भी कुछ इंसिडेंट था पूरन पोस्टपरा का, ये कंप्लीटली एक फेक इंसिडेंट था टू डिफेम द इंडियन आर्मी। तो फिर ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट में आपने जो बोला कि अच्छा वो ट्रांसलेशन और फिल्ट्रेशन की वजह से उन्होंने वो रिपोर्ट दी है, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में ये एलिगेशन साबित नहीं हुई है कि ये जो रेप्स हुए हैं या जो भी गलत चीज़ें हुई हैं इंडियन आर्मी ने की है, ये एलिगेशन साबित नहीं हुए हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये क्लीन चिट्स ह्यूमन राइट कमीशन ने या फिर पीसीआई जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, उसने क्लीन चिट दी है पीजी वर्गीस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि ये इंडियन आर्मी ने नहीं किया है, या ये सिर्फ एलिगेशंस हैं, जिसका मतलब ये है कि इंडियन आर्मी को सिर्फ डिफेम करने के लिए इन्होंने जो भी ये चीज़ पूरा प्लॉट हुआ है सिर्फ इंडियन आर्मी को डिफेम करने के लिए हुआ। देखिए, अगर मैं ये मान के भी चल लूँ कि ठीक है इंडियन आर्मी ने रेप्स किए होंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, मतलब हाँ, कि हाँ बिल्कुल। कि अगर हम ये मान भी लेते हैं कि इंडियन आर्मी ने रेप्स किए, मैं अगर वहाँ पे भी जैसे कि मैंने कुछ सिविलियन से जब मैं बातचीत कर रहा था, अगर बिकॉज़ मैं कश्मीर में मैं वो चीज़ें देख के आया हूँ, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन कैसे लगता है, अगर हम हाँ मान भी लेते प्लीज़ हैं। वो जो आपका 1 महीना है उसके हमें एक बार बताइए कि कैसा रहा आपका वो 1 महीना, कि जिससे हमें पता चले और ऑडियंस को भी पता चले कि यार जहाँ तक हमने सुना है एज अ पार्ट ऑफ इंडिया, हम लोग जैसे समझते हैं कि यार कश्मीर में या कुनन पोस्टपोरा में इंडियन आर्मी को पसंद नहीं किया जाता, या फिर बाकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कमेटी को लग सकता है कि इंडियन आर्मी वहाँ पे सही चीज़ नहीं कर रही है, कुछ भी गलत कर रही है, या फिर कुछ भी ऐसा जो कश्मीर के लोग नहीं चाहते वैसा कर रही है। तो आप बताइए 1 महीने में कैसा रहा, क्या-क्या हुआ, ताकि हमें पता चले और ऑडियंस को भी पता चले कि यार हर चीज़ बताई हुई या पोर्ट्रे की हुई सही नहीं होती। आप खुद बताइए कि वहाँ पे 1 महीना कैसा रहा आपका? एक्चुअली अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊँ, तो मैंने वहाँ पे 1 महीना स्पेंड किया कश्मीर के अंदर, तो मेरे लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं था। बिकॉज़ जहाँ तक मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि अभी मैं अगर खुद को एज़ अ आर्मी पोर्ट्रे करते हुए जाऊँगा सिविलियंस के बीच में,
मुझे गालियाँ सुनने को मिलेंगी, मुझे पत्थर खाने को मिलेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो मेरा फर्स्ट डे था 68 ब्रिगेड के अंदर, जब मैं गाँव की तरफ निकल रहा था, पहले जब मैं 68 ब्रिगेड के कमांडर से मिला तो तब मेरा उनसे एक सवाल था, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इस बुक में क्या लिखूँगा? तो उनका बड़ा ही सिंपल सा आंसर था मेरी तरफ। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ बताऊँ अपने एओआर के बारे में, जो मेरा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में। आप खुद गाँव में जाइए, गाँव से पूछिए 68 ब्रिगेड के बारे में, 68 ब्रिगेड क्या कर रही है, उसके बारे में। जो वो आपको बताते हैं आप वही लिखिए। क्योंकि आप अगर किताब लिखेंगे तो वो एक न्यूट्रल होनी चाहिए और एक सच्चाई की बुनियाद पे किताब होनी चाहिए। देन फिर जब मैं अपने उस जर्नी को जब मैंने स्टार्ट किया, तो जब मैं पोस्टपोरा की तरफ निकला तो मन में कहीं न कहीं थोड़ा डर भी था कि बिकॉज़ जिस केस के बारे में लोगों से मैं बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ, वो केस कैसा होने वाला है, लोगों का जवाब कैसा होगा। तो मैं जब भी किसी के पास में गया तो मैंने उनको थोड़ी लोकल भाषा जो मैंने वहाँ पे सीख के रखी थी, जैसे कि मैं किसी भी व्यक्ति को देखता था, मैं कहता था कि अस्सलाम वालेकुम चाचा, ज़ोचुआ ठीक, असल पाट, खुश पाट, तो वो बड़े ही मुस्कुराते थे आगे से। क्या मतलब क्या है इस पूरे का? लाइक कश्मीरी अस्सलाम वालेकुम जो हो गया वो तो ग्रीटिंग्स हो गई। ग्रीटिंग्स। तो ज़ोचुआ ठीक, असल पाट, खुश पाट जो है ये कश्मीरी वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, जिसका मतलब होता है कि आप कैसे हैं, ठीक हैं, अच्छे से हैं। अच्छा। तो वो आगे से जवाब भी कहते थे कि हाँ, हाँ, बिल्कुल हम बढ़िया से हैं, आप बताइए कश्मीरी में ही। तो वो कश्मीरी में पूछ रहे थे आप कहाँ से आए हो? तो मैं उन्हें मुस्कुरा कर कहता था कि मैं 68 माउंटेन ब्रिगेड से आया हूँ। तो वो आगे से कहते थे आशियाना। एक्चुअल में जो 68 माउंटेन ब्रिगेड है, वहाँ के लोग 68 माउंटेन ब्रिगेड को आशियाना बुलाते हैं। तो उनके ब्रिगेड कमांडर को आशियाना करके बुलाते हैं, दानों को आशियाना बुलाते हैं। बिकॉज़ वहाँ के लोगों का मानना है कि ब्रिगेड के आने के बाद वहाँ का एरिया और तरेगाम में डेवलपमेंट हुई है। वहाँ की आर्मी जो है, वहाँ पे जो भी आर्मी काम कर रही है, उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। तो जब भी मैंने लोगों ने ऑफ़र करना सामने से आगे से, आप चाय पिएँगे? चाय चुआन? तो मैंने उनको हाँ कहना कि बिल्कुल चलिए आवा-आवा करके बोलना कि चलिए मैं चाय पीऊँगा, ज़रूर पीऊँगा। तो वो चाय पिलाते थे एंड देन आर्मी के बारे में काफ़ी कुछ बोलते थे। और वहाँ पे जाके सबसे बड़ी शॉकिंग मेरे लिए बात ये थी कि मैंने वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे जो कि फॉर्मर 15 कोर कमांडर थे, कमांडर। उनके वॉलपेपर्स देखे लोगों के फ़ोन्स में, फ़ोन्स कि पे। लोगों ने वाह! अपने फ़ोन्स में जनरल पांडे के फ़ोटोज़ लगा के रखे हैं। और उनका कहना होता था कि देखो, देखो, हम जनरल पांडे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप जाएँगे तो उनसे हमारे बारे में कहिएगा और उन्हें कहिएगा कि हमारे घर पे, हमारे एरिया में दोबारा से एक बार चाय के लिए ज़रूर आएँ। तो मैं कहता था बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। तो जब फिर लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि आप वैसे किस काम से आए हैं, बताइए हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो मैंने उनसे कहना शुरू किया कि मैं कुनन पोस्ट पर मैं किताब लिखना चाहता हूँ। 91 में जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ उस पे मैं किताब लिखना चाहता हूँ। तो जब मैं पोस्टपोरा में एक व्यक्ति के घर पे चाय पी रहा था, तो जब मैंने उनसे कहा कि मैंने कुनन और पोस्टपोरा पे किताब लिखनी है, तो वो ज़रा आगे से हँसने लगे। उन्होंने कहा कि पहले आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा 91 में? तो मैंने बताया कि जहाँ तक हमने न्यूज़ में आर्टिकल्स में सुना है कि 91 में 23-24 की रात को यहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन हुआ था कुनन और पोस्टपोरा में। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, यहाँ पे आप पहले खुद को करेक्ट कीजिए। 23-24 की रात पे कोई कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ था पोस्टपोरा के अंदर। जो भी हुआ था वो कुनन गाँव के अंदर हुआ था। तो फिर मेरे को वहाँ पे लगा ऐसा कि शायद हो सकता है मेबी अ, इनका स्टेटमेंट थोड़ा अलग हो बाकियों से, मैं और लोगों से भी बातचीत करूँगा। देन जब मैं किसी दूसरे घर में गया, तीसरे घर में, चौथे घर में गया, हर एक व्यक्ति मुझे यही कह रहा था कि जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ़ और कुनन सिर्फ़ गाँव। कुनन गाँव में हुआ था। कुनन पोस्टपोरा में ना ही कॉर्डन हुआ था, ना ही सर्च ऑपरेशन हुआ था। देन बीच में कुछ लोग थे उनका ये भी मानना था कि न जो मैंने कि आपको पहले बात बताई कि 84 में मकबूल भट्ट को फांसी हो गई थी। जेकेएलएफ को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए और आर्मी को डिफेम करने के लिए, लोगों के मन में फ़ौज के लिए और नफ़रत पैदा हो जाए, इसको एक तरह से पोर्ट्रे किया गया, वुमेन्स को यूज़ किया गया एज़ अ नेक्सस टू डिफेम द इंडियन आर्मी। और इसके अलावा कई सारी बातें थी, जैसे कि सुनने में आया था कि बॉर्डर एरियाज़ जो हैं, वहाँ पे इंडियन आर्मी लोगों पे बहुत ज़ुल्म करती है, रेप्स वगैरह करती है। देन मैं कुनन के बाद फिर सीधा मैं केरन और टांगदार की तरफ गया। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे को मन में बहुत सवाल थे कि बॉर्डर एरियाज़ पे आर्मी काम कैसे कर रही है। तो जब मैं केरन में गया, मैंने केरन में जाके देखा कि सिविलियंस जो हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो तो डिपेंड ही इंडियन आर्मी के ऊपर है। अच्छा। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो, लोग हॉस्पिटल जाने से पहले इंडियन आर्मी को याद करते हैं। स्कूल में चाहे एजुकेशन हो, एजुकेशन से लेके या फिर ट्यूशन से लेके, जो कुछ भी वहाँ पे एरिया में केरल सेक्टर में अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्टिविटी भी अभी तक ठीक से नहीं चलती है, वहाँ पे इंडियन आर्मी लोगों को सपोर्ट दे रही है। मैंने वहाँ पे देखा कि लाइक जब भी कभी मेडिकल इमरजेंसी में कोई प्रेग्नेंट वुमेन को इमरजेंसी में हॉस्पिटल भेजना हो, तो लोग आर्मी को अप्रोच करते थे, आर्मी अपने हेक्टर से उनको इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल की तरफ पहुँचाती थी। कितने सारे स्टूडेंट्स को आर्मी ने फ्री में एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर किया। 2014 में जब फ्लड आया था, देन इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर ऑपरेशन मेघरात चलाया था, जहाँ पे कई सारे कश्मीरियों को
वहाँ से रेस्क्यू किया गया था, लोगों को रेस्क्यू किया गया था और उनको सेफ लोकेशन पे पहुंचाया गया था 2014 की फ्लड 14 में, जब ऑपरेशन मेघना जब फ्लड आया था। इनफैक्ट जब मैं टांगडार में गया तो मेरे को मन में काफ़ी सवाल थे कि अगर एक एरिया के अंदर 30 से 40 गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो आर्मी ने खुद का आर्मी स्कूल क्यों खोल के रखा है, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो वहीं पे महार यूनिट के एक 2IC थे, मैंने उनसे ये सवाल किया कि मुझे इसका प्लीज़ जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि इसका जवाब आप दें। तो मैंने सोचा कि शायद, मैंने कहा कि शायद अच्छी एजुकेशन के लिए। देन उनका जवाब था कि फिर तो हम एक आर्मी स्कूल में पैसा लगा रहे हैं, वही पैसा हम एक प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल को दे के उसको अच्छे से, उस फैसिलिटी को हम अच्छे से और अच्छा बना सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। अगर हमने कहीं किसी भी एरिया में गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल्स खोल के रखे हैं, मतलब अपना अगर कहीं भी पहले से ऑलरेडी हैं, और अगर हमने खुद का आर्मी स्कूल एक खोला है, कहीं भी अगर हम ऑपरेशन सद्भावना चला रहे हैं, बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, JK ट्रिपल की स्कीम चला रहे हैं, उसका एक कारण है ताकि हम लोगों को ये एक एहसास दे सकें कि हम जो हैं इंडियन आर्मी जो है यहाँ पे आपके लिए, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। तो जो ये लोग इंटरनेट पे आके कहते हैं कि फौज ने कश्मीर में बहुत जुल्म किया है, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन से स्ट्रॉन्गेस्ट और एजुकेशन से बड़ा वेपन कोई भी नहीं है। जो फोर्स आप पे जुल्म कर रही है वो आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन एजुकेशन वो क्यों देगी? वो क्यों देना चाहेगी आपको एजुकेशन की, जो पढ़ लिख के आप उन्हीं के अगेंस्ट खड़े हैं। वो आपको एजुकेशन दे रहे हैं ताकि वो आपको एक एहसास दिला सके कि हम यहाँ पे आपके लिए आए हैं। मैं वहाँ पे जाके शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज की फैमिली से मिला, शहीद लांस नाइक नज़ीर अहमद वानी की फैमिली से जाके मिला, कुछ ऐसे कश्मीरी यूथ से भी मिला जो सामने आना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट उनके अंदर सबसे बड़ा डर है सोसाइटी का। यहाँ तक कि मुझे कश्मीरी यूथ ने खुद कहा कि कश्मीर में तो कभी मिलिटेंसी थी ही नहीं, यहाँ पे हमेशा से टेररिज्म था, और हमारे अंदर वो टेररिज्म का जो टेरर है, जो डर है, वो जो फियर है, वो आज भी है कि अगर आज शायद से अगर हम फौज के साथ चलने का कोशिश करते हैं तो कल हमारा अंजाम क्या होगा। बाकी जो मेरी जर्नी रही, मैंने बहुत कुछ नया देखा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने लोगों से बातचीत की, मैंने कुनन पोशपरा में बहुत समय गुजारा, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुनन या पोशपरा गांव में ऐसा कोई घर होगा जहाँ पे जाके मैंने चाय ना पी हो। मुझे लोगों ने इनवाइट किया, मैंने इनफैक्ट आज भी मेरी उनसे बातचीत होती रहती है, लोग मुझे आज भी याद करते हैं। अपनी किताब को पब्लिश करवाने से पहले मैंने अपनी किताब की मैन्यूस्क्रिप्ट को वहाँ के लोगों से पढ़ाया था कि आप ही लोग पढ़िए, बताइए अगर इस किताब में कुछ गलत है तो मैं, ताकि उसको भी डिलीट कर सकूँ। लेकिन तो हरुण, ये जो किताब आपने लिखी है, सॉरी, ये आपने अकेले लिखी है, आपके साथ कोई और था? नहीं, इसमें मेरे साथ मेरी को ऑथर थी, जैसे कि मैंने बताया, जिनका नाम कोमल वर्मा था। अच्छा। हम दोनों ने अराउंड 1 महीना उस एरिया में स्पेंड किया। हम मतलब जम्मू डिवीजन से 2 लड़का और लड़की 18-19 साल के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कश्मीर में जाते हैं अकेले सबसे बात करने, बिल्कुल किताब लिखने, उनसे उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका अगर कुछ बुरा हुआ है और अगर वो इंडियन आर्मी ने किया है, उतना बड़ा स्कार लेके वो लोग आपको चाय पिला रहे हैं, खाने पे बुला रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो शायद ये अपने आप में साबित होता है कि शायद इंडियन आर्मी का सिर्फ ये डिफेम करने के लिए ही हुआ था। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा जी कि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक NCC कैडेट हूँ जी, लेकिन जब भी हम वहाँ पे गाँव के अंदर जाते थे तो हम कभी भी खुद को ये नहीं कहते थे कि हम एक NCC कैडेट हैं। हम हमेशा यही कहते थे कि हम 68 माउंटेन ब्रिगेड से आए। तो उनको लगता था कि हम इंडियन आर्मी से हैं, बिकॉज इसके पीछे का कारण ये था कि जो भी उनका जो सॉफ्ट टच है, जो भी एक इमोशनल कनेक्शन जो बने, वो हमारे साथ ना बने, वो 68 माउंटेन ब्रिगेड के साथ बने। हमारा ये था कि हम अगर खुद को प्रेजेंट करेंगे कि हम भी 68 माउंटेन ब्रिगेड से हैं, तो हमें समझने का मौका मिलेगा कि लोग 68 माउंटेन ब्रिगेड को क्या समझते हैं। और वहाँ पे जाके तो हमको 68 माउंटेन ब्रिगेड का एक नया नाम सुनने को मिला, वो नाम मिला आशियाना। लोग वहाँ के कमांडर साहब को आशियाना बुलाते हैं, और आशियाना का मतलब होता है घर। उनका कहना है कि यहाँ के, जी बिल्कुल, कि यहाँ के कमांडर साहब ने हमारे बच्चों को एजुकेशन दी। तरहेगाम में समय 2 आर्मी स्कूल चल रहे हैं, दानू को 68 माउंटेन ब्रिगेड चला रही है, और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि 68 माउंटेन ब्रिगेड की तरफ से ये जो एजुकेशन का इनिशिएटिव है, ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा इनिशिएटिव है। इनफैक्ट अभी तो ब्रिगेड वहाँ पे एक नेस कैफ़े और एक लाइब्रेरी भी बनवाने वाली है वहीं के एरिया के लिए, वहीं के लोगों के लिए, ताकि लोग समझ सकें कि यहाँ पे इंडियन आर्मी जो है वो किसके लिए है, उन लोगों के लिए है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरी की पूरी सही है, या मैं कहूँ कि अगर मैं जम्मू से रहने वाला हूँ तो मेरे जम्मू के सारे लोग सही हैं, मैं कश्मीर से हूँ तो मेरे कश्मीर के सारे लोग सही हैं, मैं इंडियन आर्मी से हूँ तो इंडियन आर्मी के लोग सारे सही नहीं। गलतियाँ हर एक से होती हैं, लेकिन उन गलतियों की वजह से अगर हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उस गुनाहगार का एक
एक सबूत मान ले कि नहीं एक जवान ने ऐसा किया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही वैसे है। तो ये जो गलती आप बोल रहे हो ये कुनर पॉस्फोरा तो नहीं है ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो मतलब मतलब ये बहुत ही खास वाक़या है, जैसे आप बोल रहे थे कि बच्चों के, वहाँ के बच्चों के मन में अभी भी वो टेरर है। टेरर किस चीज़ से? अगर इंडियन आर्मी उनके साथ है, वहाँ के गाँव के लोग उनके साथ हैं, वो अगर गाँव बोल रहा है कि इन्होंने हमें आशियाना बना दिया, किसी भी आर्मी की ब्रिगेड ने, जैसे आप 68 ब्रिगेड के बारे में बात कर रहे हो, तो अगर वहाँ पे इतना, तो उनको टेरर किस चीज़ का है? क्यों बच्चे अभी भी डरते हैं इंडियन आर्मी के साथ चलने में, उनकी मदद करने में, या वहाँ इंडियन आर्मी को जॉइन करने में? ऐसा क्या टेरर है उनमें? एक्चुअली अगर मैं आपको एक अपना ही इंसिडेंट बताऊं, जी। मैं भी रिसेंटली मई में 34 राशि राइफल्स के कैंप में गया था एक प्रोजेक्ट हरजान के लिए। तो जब मैं प्रोजेक्ट हरजान के लिए 34 राशि राइफल्स में गया तो मैंने उनके सीईओ से कहा कि सर मैं आपका एओआर घूमना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट या हरजान प्रोजेक्ट हरजान क्या? हरजान ये था कि जो शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज थे जी। जो कि कुलगाम के रहने वाले थे, ताकि मैं लोगों को जाके अवेयर कर सकूँ उनके सेक्रीफाइस के बारे में। कुलगाम के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे या प्राइवेट स्कूल्स थे वहाँ पर जाके रियलिटी ऑफ इंडियन आर्मी इन कश्मीर जो है उसके बारे में लेक्चर दे सकूँ, नो यू आर्मी के बारे में बता सकूँ, उनके मन में कोई डाउट है इंडियन आर्मी के बारे में वो क्लियर कर सकूँ, उनको एक एक्चुअल इमेज दे सकूँ, वो इमेज नहीं जो व्हाट्सअप से आई है, वो इमेज जो कि ऑथेंटिक इमेज है वो दे सकूँ। इसी प्रोजेक्ट के दौरान जब मैं सीयू से जाके मिला, सीयू 34 राशि राइफल से, तो मेरा उनसे एक सवाल था कि सर 34 राशि राइफल्स का यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, 34 राशि राइफल्स यहाँ पे एक्चुअल में कर क्या रही है। तो उन्होंने मुझे बड़ा ही सिंपल सा कहा, उन्होंने कहा कि अगर हारून मैं कहूँगा तो शायद लगेगा कि अपनी यूनिट की भलाई के बारे में कह रहा है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि तुम यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करो और मेरा एओआर घूमो। तो जब मैं उनका एओआर घूम रहा था, मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, मेरे साथ कोई भी आर्मी की क्योरिटी प्रोटेक्शन समथिंग कुछ भी नहीं होता कुछ था, भी नहीं। मैं अकेले घूमता था और मेरे को वहाँ पे प्रोटेक्शन वहाँ के लोग खुद देते थे। तो जब मैं वहाँ की कभी यूथ से बातचीत करता था, मेरा उनसे कहना था कि यार अगर आर्मी यहाँ पे ऐसा कुछ कर रही है, इतना अच्छा ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन वगैरह कर रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे फेस हो रही है। अगर कहीं आर्मी को सिविलियंस की नीड पड़ती है किसी भी इनिशिएटिव के लिए, तो वहाँ पे वो हमको चीज़ दिखती क्यों नहीं है, एक्सपेक्टेशन जो होती है हमारी वो पूरी क्यों नहीं होती। फुलफिल भी नहीं होती। देन वहाँ के जो यूथ थे उन्होंने हम मेरे से बड़ी सिंपल सी एक बात की, उन्होंने कहा कि सर आप ही बताइए हम कैसे आर्मी का सामने से आके साथ दें। अगर मैं एक सिविलियन हूँ, मैं एक यूथ हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, आज अगर सामने से कोई कंपनी कमांडर पैदल चलते हुए आ रहे हैं, मुझे अगर वो एक टॉफ़ी ऑफर करते हैं, अगर मैं वो टॉफ़ी उनसे लेके खा लेता हूँ, तो शाम को मेरे घर पे कॉल चले जाएगा, कोई मेरा ही सोसाइटी का बंदा जिसने मुझे देखा होगा वो कॉल करके बोलेगा कि आपका लड़का फौज के साथ घूम रहा है। तो जो टेरर है, जो बच्चों के अंदर डर है, ये सबसे बड़ा डर है सोसाइटी का। आर्मी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे कि अगर मैं आपको 34 आर के बारे में बताऊं, एक एरिया जहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पे आर्मी ने खुद का एमआई रूम भी सिविलियंस के लिए ओपन करके रखा है, बिल्कुल फ्री में, कि आप वहाँ पे आइए, अपना ट्रीटमेंट लीजिए और वहाँ से वापस चले जाइए, बिल्कुल फ्री में। 34 राशि राइफल्स है, 16 आरआर है, 37 आरआर है, और ऐसे कई सारी आरआर बटालियंस हैं। लोग वहाँ पे जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। इनफैक्ट इतने सारे आर्मी के स्कूल चल रहे हैं जहाँ पे नीडी कैटेगरी के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाती है। लेकिन अभी भी अगर यूथ सामने से आके आर्मी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो बिकॉज ऑफ सोसाइटी, उसके अंदर का वो एक डर है कि अगर आज मैं आर्मी के किसी कंपनी कमांडर से हाथ मिला लूंगा, हो सकता है कल शाम को मुझे उठा लिया जाएगा। जैसे कि आपने कितनी सारी न्यूज़ में आपने देखा भी होगा, कोई व्यक्ति अगर न्यूज़ पे आके सामने से आके सच बोलता है कि हमें 500 रुपये मिलते थे स्टोन बेल्टिंग के लिए, तो अगले दिन उसको मार दिया जाता है। हाँ, काफ़ी इंटरव्यूज़ हैं, काफ़ी जो टेररिस्ट हैं उन्होंने इंटरव्यू दिए, उन्होंने बोला है कि हम लोग किसी को भी मार सकते हैं, चाहे जिहाद का उन्होंने नाम लिया, चाहे कुछ भी। तो अगर बैक टू हम टॉपिक पे इस चीज़ का आते हैं, कुरन पॉस्पोरा में जो आप बता रहे हो, इतना कुछ इंडियन आर्मी ने किया, इतना अच्छा किया, इतना हेल्प कर रहा है, इतना पैसा लग रहा है, इतना एनर्जी लग रही है, लोग उनको अच्छे वेलकम भी कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं आशियाना स्वर्ग, ऐसा नाम दे रहे हैं। तो फिर ये एलिगेशंस ही का मतलब, इन एलिगेशंस का कोई सर पैर नहीं है कि इंडियन आर्मी ने ये किया हुआ है। इट्स जस्ट एन एलिगेशन कि इंडियन आर्मी कर रही है। क्यों? क्योंकि वो उसको डिफेम करना चाहते थे। लेकिन एक बात मेरे समझ नहीं आ रही, 25 साल हो गए ऑलमोस्ट इस केस को, ऑलमोस्ट 91 में हुआ, 25 साल के बाद भी आज भी अराउंड 35। 35 सॉरी 35 साल हो गए, 35 साल बाद भी इस पे अभी भी ऑफिशियली ना सुप्रीम कोर्ट ने ना हाई कोर्ट ने मतलब कोई वर्डिक्ट आई है। क्यों? उनका मैं कुछ पढ़ रहा था हाई कोर्ट की स्टेटमेंट कि उन्होंने, उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई मतलब वो सबूत कहाँ से मिलेंगे? मतलब इतना टाइम हो, 35 साल बाद
उस इंसिडेंट के सबूत लेने के लिए उस टाइम पे इतना कश्मीर की हालत ख़राब थी 90 में, 1990 और 1991 में। तो आज जब आप वहाँ गए हो तो विक्टिम से आपने बात की है, आपने उनके बच्चों के बारे में आप बता रहे थे, उनके बच्चों के बारे में बात की है। उन बच्चों को 35 साल बाद आपसे समझ आया कि यार ये तो हम इंडियन आर्मी के बारे में गलत सोच रहे थे, या हमारे मन में तो ये डाउट था। तो ये डाउट आज तक खत्म क्यों नहीं हुआ? एक्चुअल में क्या है कि लाइक अभी सोसाइटी ऐसी क्रिएट हो चुकी है, मैं अगर आपको कहूँ कि जो व्हाट्सअप है जी। ये बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, बहुत बुरा काम भी कर रहा है। शाम के समय में आपके पास अगर व्हाट्सएप पे एक आर्टिकल आ जाता है, एक मैसेज आ जाता है जहाँ पे लिखा होता है कि इंडियन आर्मी ने 18-20 साल के बच्चे को बदामी बाग के बाहर शूट कर दिया, हम्म, और उसके नीचे एक रीड मोर का ऑप्शन है और हम उस पर क्लिक नहीं करते हैं, हम बस उतना आर्टिकल पढ़ते हैं कि हाँ 15-20 साल के लड़के को आर्मी ने मार दिया बस। हम्म, एटलीस्ट उसके नीचे भी तो पढ़ना है कि क्यों मारा है, क्या रीज़न है। वो 15-20 साल का बच्चा अपने साथ 30-40 kg का आईडी लेके आया था, अगर ब्लास्ट करता तो शायद पूरा बदामी बाग पूरे जवान खत्म हो जाते। ओके। जब मैं वहाँ के लोगों से जाके बातचीत करता, जब मैं उन्हें उनको एक्चुअल इमेज देने की कोशिश की, जब मैंने उनसे बातचीत की कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जैसे कि खुद कहा कि पहली बार जो सर्च पार्टीज आई थी वो सेम सर्च पार्टी दूसरी बार नहीं आई। उनका बात करने का तरीके से नहीं लग रहा था कि वो कहीं बाहर के फौजी, लग रहा था कि यहीं आसपास से कोई है। तो आपने ये चीज़ कैसे मानी कि वो इंडियन आर्मी ही थी जिन्होंने रेप्स किए? देन उनको हिंदी नहीं आती थी, वो कश्मीरी में ही बोल रहे थे कि हमें कुछ नहीं पता, हमें बस एक चलती हुई बस में हमें चढ़ाया जा रहा था और हम चढ़ रहे थे। बस में चढ़ा के कहाँ लेके जा रहे थे? लाइक एक मुहावरा के तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक अच्छा, मतलब आप उनको एक बताना चलती बस चाह रहे में, हो कि जो हम सुनते गए, जिस बात को करते गए, वही बातें हम तक पहुंचती गई कि अगर किया है तो किया है, ऐसी वाली बात। इनफैक्ट अगर अभी भी आप कश्मीर में जाके किसी भी बच्चे से पूछेंगे, मैं चैलेंज है कि ये बात कह सकता हूँ, किसी भी बच्चे से पूछेंगे, बिकॉज मैंने भी कई बच्चों से पूछा आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, देन उनकी तरफ से जवाब होता था बिकॉज ऑफ कुरन पोशपरा। कुरन पोशपरा, ये कुरन पोशपरा कहाँ पे पड़ता है? यहीं कश्मीर में पड़ता है। कश्मीर में कहाँ पे पड़ता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो उनको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं पता। कितनी बहनों के साथ देन उनका होता है कि लाइक हमारी बहनों के साथ कुरन पोशपरा में। देन मेरा सवाल रहता है कि कितनी बहनों के साथ हुआ? अराउंड 200-300। ओके, 200-300। इनफैक्ट ये 200-300 नंबर तो पाकिस्तान टुडे की तरफ से जो आर्टिकल आया था उसमें सबसे बड़ा नंबर 150 था, और कुछ आर्टिकल जो होते हैं उसमें 1000 वगैरह का बताया हुआ है, बट 200-300 नंबर। देन अगर उनसे पूछो कि किसी एक विक्टिम का नाम आप बताएंगे, उन्हें नहीं पता होता। अच्छा, कभी किसी मिलिटेंट ने, अच्छा जिहादी ने, मुजाहिद कभी नहीं कर सकते। देन हु इज़ फातिमा, हु इज़ अफरोज़ा चस्फीदा? ऐसा नहीं है कि कश्मीर में कभी रेप्स नहीं हुए, कश्मीर में बहुत ज़्यादा रेप्स हुए हैं। अगर हम कभी केस स्टडीज़ वगैरह करेंगे हमें पता चलेगा कश्मीर में क्या क्या हुआ, कश्मीर के लोगों ने कितना जुल्म सहा। ऑफिशियली आपने कुछ आपकी जो किताब है उसमें आपने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुनन पोशपोरा के अलावा भी जो इंसिडेंट हुए हैं जिसमें आर्मी को डिफेम करने की कोशिश की गई है। एक दो केस में जानना चाहूँगा कि ऐसे क्या केस हुए हैं जिससे हमें साबित हो जाता है कि इंडियन आर्मी का इससे लेना देना बिल्कुल नहीं है। कोई एक दो केस कोई भी। जैसे कि मैं आपको अगर केस एक बताऊं फातिमा का, ओके। 2005 की बात है। फातिमा सिर्फ 14 साल की बच्ची थी, 14 ईयर्स की। अब ये था कि एक दिन सडनली उसके घर पे कुछ मिलिटेंट्स नॉक करते हैं, खटखटाते हैं दरवाज़ा, एंड देन घर के अंदर आने का परमिशन लेते हैं। और अब ऑब्वियसली उनके पास वेपन था तो फैमिली डर जाती है, उनको बोलती है ठीक है आप आइए बैठिए। देन उनसे कहते हैं कि हमारे लिए पानी लेके आओ, हमारे लिए गोश्त बनाओ, हमको भूख लगी है, खाना खाना है वगैरह वगैरह। तो बहाने से वो फातिमा को बुलाते हैं कि तुम हमारे लिए पानी लेके आओ। देन फातिमा जब उनके लिए पानी लेके जाती है, उनसे उनको बोलते हैं कि तुम यहीं पे बैठो। देन पूरी फैमिली को वो वेपन के दम पे डराते हैं और फातिमा के साथ करते हैं। और ये एक बार नहीं होता, ये बहुत 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 बार होता है, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स के साथ में उसके साथ किया गया। इनफैक्ट इतनी बुरी हालत हो गई कि फातिमा की जो फैमिली थी, फातिमा के जो मदर और फादर थे, उन्होंने मजबूरन में आके फातिमा की शादी फातिमा के कज़न से करवा दी, जो कि चल फिर नहीं सकता था, बिकॉज वो पाइस था, चल फिर नहीं सकता था, उससे उसकी शादी करवा दी जो कि डिसेबल था। शादी करवाने के बाद फातिमा प्रेग्नेंट थी, मिलिटेंट्स ने तब भी उसका एड्रेस निकाला और तब भी जाके फातिमा के साथ किया। और जब ये स्टोरी है कभी हम फातिमा की सुनते हैं तो पता चलता है कि इतना क्रूरता से ये इस चीज़ को पोर्ट्रे किया गया कि हाँ जो काम हो रहा है वो बाई इंडियन आर्मी हो रहा हो, और इन केसेस के बारे में बातचीत नहीं होती। तो हरुणी, जो आप नाम बता रहे हो फातिमा, जैसे आप नाम बता रहे हो, तो ये रियल नेम था? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि अब देखिए आप, इस इंसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका है, तो उनकी आइडेंटिटी को अभी भी लोगों के सामने Reveal लाना वो सही ठीक नहीं है। तो फातिमा जो है जस्ट एक फिक्शन है।
तो यार हरुण, मेरी बात वो रह गई कि जैसे आप बोल रहे थे कि टेरर, तो बच्चों मतलब उस जगह पे या उस बच्चे जो समझते हैं अभी भी टेरर है, मेरे हिसाब से टेरर ऐसे ही है कि अगर किसी भी दुनिया में या किसी के भी घर पे रात को 11-12 बजे अगर कोई नॉक करता है और उनको पता है कि कोई वेपन के साथ खड़ा है, तो वो जो माहौल कोई सिर्फ सोच के ही देखेगा तो मन में ऐसे डर आ जाता है, खौफ आ जाता है। तो कुछ ऐसा ही है और कैसा है, कितना और खतरनाक है? देखिए, मैं आपको इसी से अगर बताऊँ, कश्मीर में कभी भी मिलिटेंसी थी ही नहीं। हम्म, कश्मीर में स्टार्टिंग से टेरर था, स्टार्टिंग से टेररिज्म था। अगर जैसे कि अभी आपने एक एग्जांपल दी, मैं अगर वैसे ही एग्जांपल दूँ, तो अगर कोई भी कश्मीर का जो रहने वाला है वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएगा कि अगर रात के 11-12 बजे के समय में कोई भी ऐसा पर्सन जिसके हाथ में वेपन है, वो अगर किसी के दरवाजे पे नॉक करता है, नॉक करने के बाद अंदर आता है और किसी की बहन से कहता है कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आना, उस समय उस फैमिली के मन में, उस भाई के मन में जो डर आएगा वो डर टेररिज्म है। तो इस चीज़ से हम खुद ये चीज़ समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं कि 90s के टाइम में कैसे मिलिटेंट्स ओपनली वेपन लेके चलते थे, वुमेन्स के साथ रेप करते थे, और उनके अंदर मन में जो डर था वो डर मिलिटेंसी नहीं थी, वो डर था टेररिज्म। तो कश्मीर में तो स्टार्टिंग से कभी मिलिटेंसी थी ही नहीं, बस स्टार्टिंग से टेररिज्म था। मतलब टेररिज्म तो है, जितना हद तक गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इसको ख़त्म करने का ट्राई कर रही है, और ज़्यादा जो काम हो रहा है, जो भी मिलिटेंट आ रहे हैं उनको ख़त्म करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो कश्मीर की आवाम है उसको एक अपने कॉन्फिडेंस में लेना, उनको एक बोलना है कि सही में एक आपका आशियाना ही है इंडियन आर्मी आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसी से जुड़ता मैं, एक सवाल है जो एज अ इंडियन, मैं यहाँ जो भी बच्चे हैं जो कश्मीर के नहीं हैं वो हमेशा रहते होंगे कि यार ऐसा क्या है कि इतने सालों में भी जो टेररिज्म है वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, या फिर ऐसे जो भी केसेस हैं कुनन पोस्पोरा जैसे, वो इंडियन आर्मी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कोई केस बताओ जिसमें हमें ये आइडिया लग जाए, जो आपने फातिमा की बात की, कुछ ऐसा कि लाइव इंसिडेंट जो आप अभी हम बात कर रहे थे बैक कि 2005 में कुछ हुआ था जिसके बारे में, उसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, 2005 का तो मैंने आपको जैसे कि यही फातिमा का बताया, जी। इनके साथ रेप वगैरह हुआ और पोर्ट्रे किया गया कि ये इंडियन आर्मी है। अभी अगर मैं आपको प्रेजेंट की, रिसेंट की अगर बात बताऊँ, तो रिसेंट में अभी कुछ ही टाइम पहले अनंतनाग के काजीगुंड एरिया में एक इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे एक घर में एक शादी होने वाली थी। काजीगुंड का एक घर है जहाँ पे शादी वगैरह होने वाली थी, एंड देन वहाँ पे एक व्यक्ति आता है, हाथ में एक वेपन लेके आता है, और उसने आर्मी यूनिफॉर्म पहना होता है। तो वो घर पे आके उस शादी वाले घर पे आके नॉक करता है और कहता है कि भाई मैं आर्मी से हूँ और मुझे आपके घर पे सर्च ऑपरेशन करना है, मुझे कुछ खबर मिली है वगैरह वगैरह, आप घर के जितने व्यक्ति हैं सारे के सारे बाहर आ जाओ। तो सारे के सारे लोग बाहर आ जाते हैं, वो घर के अंदर जाता है सर्च के लिए। तो घर, बिकॉज उस घर में शादी होने वाली थी, तो काफ़ी कुछ ज्वेलरी वगैरह, काफ़ी कुछ सामान था जो वहाँ पे चुराने की कोशिश करता, जो कि आर्मी से नहीं था, वो एक सिविलियन था, जस्ट उसने आर्मी का यूनिफॉर्म पहना था यूनिफॉर्म। कि मैं लोगों को दिखा सकूँ कि मैं फौज से हूँ। वहाँ से जाके जब वो चोरी वगैरह करने लगता है, तो देन उसी घर के लोगों को जब उस पर डाउट होता है कि यार ये अकेला जवान कैसे आया, मतलब ये पॉसिबल कैसे है कि अगर आर्मी आती है सर्च कभी भी ऑपरेशन कॉर्डन के अकेला, लिए तो वो तो टीम के साथ आती है, ये तो अकेला आया। अकेला है। तो जब वो उसके पास जाते हैं, वो भागने का ट्राई करता है और उससे हाथापाई होने लगती है। हाथापाई। जो उस घर में व्यक्ति था जिसकी शादी होने वाली थी, जो दूल्हा था, उसके बीच में और उस चोर के बीच में हाथापाई होने लगती है, जिसके बीच में एक गोली जो है जिसकी शादी होने वाली थी दूल्हे को व्यक्ति, लग उसको जाता लग जाती है है। और अच्छा। उसकी जगह पे डेथ हो जाती है, और वो वहां से भागने ही वाला होता है कि लोग उसको पकड़ लेते पकड़ हैं। लेते अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोगों ने उसको पकड़ा तो लोगों ने यही समझा कि ये बंदा इंडियन आर्मी से है, बिकॉज इसने आर्मी का यूनिफॉर्म पहना है। हैं। और अगर बाई एनी चांस वो व्यक्ति भाग जाता, भाग जाता है। तो लोगों ने तो यही समझना था कि इंडियन इंडियन आर्मी ने आर्मी एक ने सिविलियन को मार दिया मार चोरी दिया। करने के बहाने से। लेकिन जब उसको पकड़ा जाता है, उससे बातचीत वगैरह की जाती है, देन बाद में पता चलता है कि वो एक सिविलियन था, जिस चोरी करने के लिए उसने खुद को आर्मी का एक एज अ जवान प्रिटेंड किया था कि मैं आर्मी से हूँ, आर्मी यूनिफॉर्म पहनी थी। तो अब ये चीज़ें समझ सकते हैं कि कितनी बार कितना कुछ गलत किया है भाई मिलिटेंट्स ने, और उन्होंने खुद को पोर्ट्रे किया नाम कि हम फौज से हैं। डिफेम किया हुआ है। तो यार एक इंसिडेंट मैं भी ऐसे पढ़ रहा था, आपकी किताब में उसका वर्णन है कि कुनन पोशपोरा में ऐसी बातें जो हम सुनते हैं या सुनी मैंने कि वहाँ पे ही वहाँ की लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी, फिर उन्होंने स्टार्ट किया आपस में ही एक दूसरे के साथ शादी करना, कुनन पोशपोरा, पोशपोरा वाले कुनन में ऐसे शादी करना। तो क्या ये इंसिडेंट सच है या आपने बात की लोगों से कि ऐसा कुछ है?
नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैंने कुनन के हर घर में जाके मैंने चाय पी है, मुझे कुनन का हर व्यक्ति मुझे जानता है। तो कुनन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गाँव वालों ने, जैसे कि जो बाकी के कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्होंने कुनन पोशपरा के लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया है, उनको लाइक थोड़ा पीछे छोड़ दिया है, लाइक उनसे बातचीत करना बंद, बिकॉज़ वो बिछड़ा हुआ गाँव है, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे जब मैं चाय पीने के लिए, जब लोगों के घर पे मुझे इनविटेशन आता था दावत वगैरह के लिए, तो मैंने वहाँ पे ऐसी भी लड़कियाँ देखी जो कि हंदवाड़ा की हैं, कुछ जैसे कि बारामूला की हैं, बडगाम की हैं, सोपोर की हैं, जिनकी शादियाँ उस गाँव में हुई हैं, कुनन में हुई हैं। और कुनन की ऐसी ऐसी काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जिनकी शादियाँ बाहर बारामूला, बडगाम, सोपोर वगैरह वाली साइड हुई हैं। तो ये जो चीज़ें आपने जैसे कि मुझे बताई, मैंने भी पढ़ी थी कि अब कुनन पोशपरा के लोग आपस में ही शादियाँ करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट एक मिथ है। मैं इसी के बीच में आपको एक छोटा-सा एक इंसिडेंट बताऊँगा। जी। आपने अगर जमीला बेगम के बारे में सुना होगा, जिन्हें जी। फ्लैग वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अच्छा। वो जमीला बेगम पोशपरा गाँव की रहने वाली हैं। ओके। उनकी शादी पोशपरा गाँव में हुई और पोशपरा की रहने वाली हैं। और जमीला बेगम हर साल 15 अगस्त पे और 26 जनवरी पे पूरे कश्मीर में जितने भी हमारा जो तिरंगा है, जो नेशनल फ्लैग है, जो ट्राई कलर है, जो यूज़ होता है, वो जमीला बेगम की तरफ से आता है। जमीला वाह! बेगम उसको खुद से अपनी जो उनकी टीम बनी हुई है, स्विंग मशीन में उसको लाइक सीलते वगैरह हैं, स्विंग करती हैं और तिरंगा वो पूरे बना कश्मीर में वो तिरंगा को अपना सप्लाई करती हैं। इनफैक्ट आर्मी के कई सारे प्रोजेक्ट्स पे जमीला, जो कि पोशपरा के रहने वाले, उन्होंने काम भी किया है। अगर हम जमीला की बात भी हट जाएँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंसिडेंट था पोशपरा में नहीं, जो कि कुनन में हुआ था। कुनन की अगर बात बताऊँ, तो कुनन गाँव में भी इंडियन आर्मी ने अपना एक स्किल सेंटर खोल के रखा है, जहाँ पे लड़कियाँ, कुनन गाँव की लड़कियाँ आके अपना कैलीग्राफी का काम वहाँ पे आके सीखती हैं, हैंडीक्राफ्ट सीखती हैं, जो कश्मीरी कल्चर है, जो कश्मीर की पहचान है, हैंडीक्राफ्ट आके सीखती हैं। इनफैक्ट वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे इंडियन आर्मी ने कई सारे कंप्यूटर्स जो हैं वहाँ पे डोनेट किए हैं, वहाँ के बच्चों के लिए। वहाँ पे एक फ्री वाईफ़ाई सिस्टम भी देके रखा हुआ है उस गाँव में। तो ये चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल मीडिया में नहीं आई, लोगों के सामने नहीं आई, क्योंकि किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। मैं वहाँ पे गया, मैं ये चीज़ें देख के आया कि इंडियन आर्मी वहाँ पे स्किल सेंटर, कुनन गाँव के अंदर स्किल सेंटर चला रही है, जो इंडियन आर्मी चला रही है। और उस गाँव को, उस स्किल सेंटर को चलाने वाली फ़ौज नहीं है, उस गाँव की औरतें ही हैं जो उसको हेड मुश्किल करती हैं। बस आर्मी की तरफ से मटेरियल आता है, जो सीखने के लिए उन्हें चाहिए वो आर्मी प्रोवाइड करती है। तो अरुण, मतलब जो भी बातें हम कर रहे हैं की है, इससे तो कहीं से भी साबित नहीं होता कि जो भी इंसिडेंट कुनन पोशपुरा में हुआ जी, बिल्कुल। वो इंडियन आर्मी ने किया हाँ, है। बिल्कुल। सॉरी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा हम अभी तक 35 साल, हम बोल रहे हैं 35 साल हो गए इस केस को, ये केस अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ? देखिए, बहुत सीधी-सी बात है। कुछ चीज़ें होती हैं कि अप्रोच लगाना, जी। कि लाइक उस चीज़ों को वो पोर्ट्रे कैसे कर रहे हैं। बिकॉज़ इस इंसिडेंट से मेबी कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस का बेनिफिट हो, मेबी कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस का बेनिफिट ना हो। केस अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न था? लेकिन जो मैं गाँव के अंदर देख के आया हूँ, मैं जो कुनन पोशपरा के लोगों की जो मेहमान नवाज़ी मैं देख के आया हूँ, हुँ। उनके मन के अंदर फ़ौज के लिए जो प्यार, जो मोहब्बत है, मैं तो उससे ये चीज़ एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता कि वो लोग 0.1% भी अगेंस्ट द इंडियन आर्मी है। जैसे कि मैं इंटरनेट पे पढ़ता हूँ कि हर साल 23-24 जो फरवरी है, उसको कश्मीर के अंदर कश्मीरी वुमेन रेजिस्टेंस डे सेलिब्रेट किया हाँ, जाता है। ऐसा रजिस्ट्री। बिल्कुल नहीं है। वहाँ के लोग कहते हैं कि हम 14 फरवरी के दिन मॉर्निंग फेस्टिवल करते हैं। हमारे पुलवामा के शहीद जवान हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, इस पे अभी तक कोई स्पेसिफिक डिसीजन क्यों नहीं आया? नहीं है। वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बीच में हैं जिनकी वजह से हो सकता है। बट इंडियन आर्मी की तरफ से इसमें स्ट्रॉन्ग डैनियल्स हैं। कुरान पोशपरा के ये बात एक्सेप्ट करते हैं। पोशपरा के लोग ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि पोशपरा में कोई कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ था। और कुनन के लोग सामने से कहते हैं कि इंडियन आर्मी ने गाँव के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर रही है। तो वो चीज़ तो ये कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते कि इंडियन आर्मी ऐसे आके डज़न्स ऑफ वुमेन के साथ में करेगी, बिल्कुल नहीं। मतलब उस पे री-इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है, और जो कि बिल्कुल, शायद होनी भी चाहिए, राइट, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, ताकि इंडियन आर्मी पे जो भी एलिगेशंस लगाई गई है वो राइट। सरासर गलत है, ये साबित हो जाए। और जहाँ तक बात रही हमारे देश की, कश्मीर की, तो वो तो अच्छे से जानती है कि इंडियन आर्मी क्या है, क्या कर सकती है। अभी हमारे जे.एंड.के में फ्लड्स आए थे, तो इंडियन आर्मी हर बार हमारी हेल्प करती है। अभी हमारा 4th ब्रिज है तवी का, वो डिस्ट्रॉय हुआ था, टूटा था, सॉरी। तो उसमें उन्होंने पुल बना दिया था अपना, बेली ब्रिज जिसे बोलते हैं। तो इतना कुछ हम ऑपरेशन सद्भावना की इतनी बात किए जा रहे हैं इतने सालों से, कश्मीर में इतना हेल्प कर रहे हैं।
तो ये तो साबित ही है कि इंडियन आर्मी ये सब इंसिडेंट सिर्फ डिफेम करने के लिए है। आपकी एक किताब में है सब खैरियत जैसा कुछ वर्ड है, उसकी छोटी सी कोई कहानी की सब खैरियत कैसे स्टार्ट हुआ है, क्या था वो सब खैरियत वाला? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि लाइक अगर मैं एक राइटर आज हूँ, एक ऑथर हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं खुद से बना हूँ। मैं सीख-सीख के बना हूँ। जो सब खैरियत है ये भी एक इनिशिएटिव है जो कि मैंने सीखा 16 राष्ट्रीय राइफल्स की कुछ कंपनी कमांडर से, 37 राष्ट्रीय राइफल्स की कंपनी कमांडर से और 41 राष्ट्रीय राइफल्स की कंपनी कमांडर से। लाइक मेरे को लगता है कि जितने भी कंपनी कमांडर्स होते हैं किसी भी बटालियंस के, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। एक उनका खुद का कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि वो सिविलियंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो उनके अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन फेस कैसा है सिविलियन के साथ इंटरेक्ट करने का। तो जब मैं 16 राष्ट्रीय राइफल्स में था और जब मैं उनकी कंपनी कमांडर से बातचीत वगैरह करता था, तो उनका कहना होता था कि मैं जब भी अपने पेट्रोलिंग पार्टी के साथ जाता हूँ, मुझे कोई भी सिविलियन अगर सिर्फ एक बार अगर ऑफर करे कि आप मेरे घर पे प्लीज़ आके चाय पिएंगे, तो मैं उसको तुरंत हाँ कर देता हूँ, मैं मना नहीं करता। तो मेरा उनसे जवाब होता था कि सर ऐसा क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है? उनका कहना था कि अगर मैं किसी घर पे जाके चाय पी रहा हूँ, तो मैं उसको एक मैसेज दे रहा हूँ कि मैंने आपके घर का नमक खाया है। नमक। तो मेरे तरफ से, मेरी बटालियन की तरफ से, मेरे जवानों की तरफ से आप कभी भी ये चीज़ एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा कि वो कुछ कोई आपके साथ गलत गलत करेंगे, कर सकता। या आपके साथ कभी कुछ गलत होगा तो हम सामने नहीं आएँगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो जब मैं 41 आरआर के कंपनी कमांडर से मिला, उनका था कि मेरे को हर रोज़ कम से कम 100 लोगों के साथ हैंडशेक करना है। कुछ भी हो जाए, जब भी मैं पेट्रोलिंग के लिए हूँ, 100 लोगों के साथ हैंडशेक करना है। जब मैं 37 के साथ कंपनी कमांडर के साथ था, देन उनका था कि मुस्कुरा के अगर मैंने किसी से भी बातचीत कर ली ना, अगर मैं किसी को ऐसे करके बुलाऊँगा या किसी को ऐसे करके बुलाऊँगा, इसमें बहुत डिफरेंस है। मेरा अगर अगर मेरा टोन अच्छा है, तो मेरे एरिया में कोई भी गलत एक्टिविटी परफ़ॉर्म हो ही नहीं सकती। मैंने इन्हीं इनिशिएटिव्स को यूज़ किया, इन्हीं बातों को यूज़ किया और पूर्ण पोस्ट-प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं किसी व्यक्ति से मिलता था, मैं उसको जब बातचीत करता था, देन वो ऑफ़र करते थे कि अब चाय पीने चलेंगे, तो मैं एक ही बार में हाँ कर देता था, हाँ चलिए। और उस चाय के कप की वजह से हमारे बीच में बहुत गहरी दोस्ती होती थी और वो बहुत कुछ मेरे को बताते थे। इनफैक्ट अगर आप किताब में देखेंगे तो मेरे नाम के आगे एक ब्रैकेट में छोटा-सा नाम मैंने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है अकड़ू। अच्छा। तो इसका एक इंसिडेंट था कि जब मैं कुनन हाई सेकेंडरी स्कूल में लेक्चर दे रहा था, एक मोटिवेशन लेक्चर दे रहा था अबाउट इंडियन आर्मी, तो बिल्कुल एक छोटी-सी बच्ची थी, मैंने यही ड्रेस पहना हुआ था। लेक्चर के बाद वो बच्ची मेरे पास आई, उसने मेरे को कोट से पकड़ा और ऐसे खींचा, तो ऐसे-ऐसे इशारा किया और मैंने कहा, "हाँ, बताओ।" उन्होंने बोला, "अरे कान आगे लाओ, मुझे कुछ बोलना है आपको।" तो मैं कान पास लेके गया, तो उसने मुझे बोला, "आप आर्मी से हो?" मैंने कहा, "हाँ, आपको क्या लगता है मैं कहाँ से हूँ?" कहता, "मुझे तो आर्मी वाले लग रहे हो।" मैंने कहा, "हाँ, बिल्कुल मैं फ़ौज से हूँ।" एंड फिर उसने मेरे से कहा कि इतने खड़ूस क्यों हो आप? तो मैंने कहा उसके पीछे का कारण, कहते हैं इतना मतलब इतने गुस्से से कोई लेक्चर देता है, आप तो पूरे अकड़ू हो। तो तब मैंने मेरे को वहाँ से ये नाम मिला अकड़ू, तो तब मैंने उस नाम को याद रखने के चक्कर में मैंने अपने नाम के आगे लिखा कि हाँ, मुझे कश्मीर से एक अकड़ू नाम भी दिया। उसका बस ये कहना था कि लाइक इतना डिसिप्लिन के साथ में, लाइक इतना ज़्यादा अटेंटिव होके गुस्से से पूरे टोन में, फौजी टोन में कैसे कोई छोटे बच्चों से बात कर सकता है। देन फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको आर्मी कैसे लगती है? तो उन्होंने बोला मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। आपके एक अंकल हैं, आते हैं, मुझे जब भी आते हैं टॉफ़ीज़ देते हैं, और मुझे टॉफ़ीज़ बहुत पसंद है। तो बस ये है कि लाइक जो चीज़ें इंटरनेट पे दिखाई जाती हैं, पोर्ट्रे की जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल भी सही हो। हर एक कंपनी कमांडर एक अपने कोड ऑफ कंडक्ट के साथ कश्मीर में चलता है। जैसे कि मैंने जो सब खैरियत इनिशिएटिव यूज़ किया था वहाँ पे, वो सब खैरियत इनिशिएटिव मेरा नहीं था। वो सब खैरियत इनिशिएटिव इंडियन आर्मी का था। 16 राष्ट्रीय राइफल्स का था, 37 राष्ट्रीय राइफल्स का था, 41 राष्ट्रीय राइफल्स का था। इनफैक्ट मुझे तो अभी मौका मिला इन्हीं आरआर बटालियंस के साथ काम करने का। और भी कई सारी बटालियंस हैं, जिनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट है, जिनसे वो काफ़ी अच्छे तरीके से एरिया में ऑपरेट करते हैं। और वही अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से वो वहाँ पे सक्सेसफुल है। तो हरुण, जैसे हम बात कर रहे हैं, काफ़ी कश्मीर के जो बच्चे हैं, लोग हैं, जो जनरेशन है, जिन्होंने शायद 1991 नहीं देखा है या कुनन पोस्पोरा के नहीं है, बिल्कुल। या और हिंदुस्तान में या कहीं भी जो लोग हैं, ये हमेशा सवाल करते हैं, चाहे वो सही हैं या गलत हैं, इंटेंशन सही है, इंटेंशन गलत है उनकी, कि यार हम क्यों मान लें, कोई साबित नहीं हुआ इंडियन आर्मी ने ऐसा कुछ गलत किया है, मतलब हम कैसे मान लें कि इंडियन आर्मी ने नहीं किया है या उनके लोगों ने नहीं किया है। तो उन पे क्या बोलना चाहोगे कि मतलब आपको कैसे लगा कि ये जो सवाल है, जो पहले इंडियन आर्मी के लोगों से भी, सोल्जर से भी किया जाता था, जिनके पास सवाल का जवाब नहीं होता था, आप इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के साथ हो, यूनिट में हो, तो आपको, मेरे को लगता है कि आप बता पाओगे कि अगर ये सवाल आपने भी कभी किया होगा उनसे कि मतलब एज अ
नॉट एज एलिगेशन कि हम इंडियन आर्मी पे एलिगेशन लगा रहे हैं, बस एक सवाल है कि यार अगर हमसे कोई पूछता है कि यार हम क्यों मान लें कि नहीं किया है, तो इसके ऊपर कुछ बोलना चाहोगे? देखिए, मेरे को नहीं लगता कि मेरे को ये सवाल आर्मी से करने की ज़रूरत है। जी। मेरे को क्या लगता है कि लाइक मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये सवाल आर्मी से करने की ज़रूरत है कि एक्चुअली लाइक हम लोग तो मानते हैं, मतलब हमारे को तो एलिगेशन भी नहीं लगाना है इंडियन आर्मी पे, जितना हम लोग जानते हैं इंडियन आर्मी को। लेकिन फिर भी एक सवाल के तौर पर कुछ हैं जो नहीं, होते हैं ना बुरे तत्व, जो पूछते हैं इस सवाल को कि नहीं यार किया होगा, तेरे को कैसे पता? तो उसके ऊपर क्या जवाब देना चाहिए? मैं आपको उसी का बता रहा हूँ कि लाइक मुझे नहीं लगता कि हमें पूछने की भी फ़ोर्स से ज़रूरत है, बिकॉज़ अगर हम थोड़ा खुद अब उस सिनेरियो को अगर हम इमेजिन करके देखें, आज के टाइम पे कश्मीर में अगर कहीं पे भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन होता है, कहीं पे भी आर्मी कहीं कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगाती है, एक मोहल्ला जो कि 10 जिस मोहल्ले में 10 घर हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगाया है, जहाँ के सारे मर्दों को हम बाहर बुला रहे हैं, घर के अंदर सिर्फ़ औरतें हैं और मोहल्ले से अराउंड अगर हमारे पास सिर्फ 20 मर्द ही बाहर आएँ, मेरे पास 50 जवानों की पलटन है और 50 जवानों की पलटन में से 10 जवान जो कि कॉर्डन में हैं और 40 जवानों ने उन 20 जो व्यक्ति जो कि अंदर से मर्द जो घर के अंदर से निकल गए हैं, उस मोहल्ले से जो निकल के आए हैं, उन्होंने उनको कंट्रोल करके रखा है, बोला कि आपने हिलना नहीं है। और उन 40 में से भी जो मेरे 10 जवान हैं, उस मोहल्ले के अंदर जाते हैं। जाने उनके अंदर जाते साथ ही मोहल्ले के अंदर जो औरतें हैं, वो अगर चिल्लाने लगती हैं, वो चीखने लगती हैं। आपको क्या लगता है कि जो नीचे जो मोहल्ले के बाहर जितने भी मर्द आके इकट्ठे हुए होंगे, उनके बीच में और जवानों के बीच में कुछ हाथापाई नहीं हुई होगी? उस हाथापाई के दौरान कोई फायर ओपन नहीं हुआ होगा, कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई होगी या आर्मी की कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कितने बड़े मास पे अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जैसे तो। हाँ, जैसे कि बताया जाता है कि 125 जवानों के द्वारा कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगा था। जी। मैं 125 से मैं 150 मान के चलता हूँ। 150 में से भी बताया जाता है कि 2 कंपनीज़ थी जो कि बाहर कॉर्डन की तरफ थी। चलो मान लेते हैं कि 2 कंपनीज़ कॉर्डन में थी। एक कंपनी सर्च ऑपरेशन के लिए थी, बट जो कुछ सोर्सेज़ बताते हैं कि भाई वो सर्च नहीं चल रहा था, वो रेप्स हो रहे थे, ठीक है। कुछ मुताबिक मान लेते हैं कि रेप्स हो रहे थे। एक कंपनी वहाँ पे जो सिविलियंस थे उनके ऊपर थी कि भाई आप लोगों ने यहाँ से हिलना नहीं है। सिविलियंस की कितनी स्ट्रेंथ थी वहाँ पे, जो मर्द आके इकट्ठा हुए थे वहाँ पे कितनी मर्दों की स्ट्रेंथ थी? अराउंड यही 100 से 200 के करीब। 100 से 200 जवान, 100 से 200 सिविलियन जो वहाँ पे एक जगह एक स्कूल में आके इकट्ठा है, क्या वो 50 से 60 जवानों के ऊपर भारी नहीं पड़ा? कि भाई हमारे घर के अंदर से हमको चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, हमको अपने घरों के अंदर जाके देखना है हो क्या रहा है। चलिए मान लेते हैं कि जवानों के पास वेपन भी होगा, ऑब्वियसली उन्होंने वेपन के ज़ोर पे उनको डरा के रखा होगा। बिल्कुल। बट ऐसा भी कैसा पॉसिबल है कि उनके सिविलियंस के बीच में और आर्मी के बीच में कोई भी ऐसा कोई इश्यू नहीं हुआ, कोई लाठी चार्ज वगैरह नहीं हुआ जिसमें एक भी सिविलियन सामने आके ये बता सके कि देखो मेरी फौज ने बाजू तोड़ दी, देखो मुझे फौज ने मेरी आंख फोड़ दी, या कोई भी फायर ओपन तक नहीं हुआ, या कि कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई या कोई आर्मी की तरफ से कैजुअलिटी नहीं हुई जिसमें बताया जाए कि भाई ये एक व्यक्ति था जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए अंदर की तरफ भाग रहा था और इसी बीच में एक सिविलियन कैजुअलिटी हो गई। अगर मे बी कुछ के मन में ये सवाल है कि वेपन था उनके पास, उनको डरा के रखा था कि अगर आप उठोगे तो आपको शूट कर देंगे। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं एक आर्मी में सीओ हूँ या एक जवान भी हूँ, मेरे साथ मेरे 10 जवान खड़े हैं और सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई 2 व्यक्ति सामने से चल के आ रहे हैं और एक व्यक्ति जो है बूढ़ा है बिल्कुल और साथ में उसका बेटा उसके साथ चल के आ रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर अगर मेरा कोई जवान थप्पड़ मार देगा, मेरे उस बूढ़े व्यक्ति के मुँह के ऊपर अगर कोई मेरा जवान थप्पड़ मार देगा, उसके साथ में खड़ा जो बच्चा होगा, वो चाहे निहत्था होगा लेकिन वो अपने फादर को बचाने के लिए मेरे जवानों पे अटैक ज़रूर करेगा कि भाई ठीक है आप जवान हो बट आपने मेरे फादर के ऊपर हाथ कैसे उठाया? वो ऑब्वियसली उस समय डिफेंड करेगा, वो झगड़ेगा मेरे जवान से, चाहे मेरे जवानों के पास वेपन है, एलएमजी, एमएमजी जो कुछ भी है, वो झगड़ा तो बिल्कुल ज़रूर करेगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उस समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि एक भी सिविलियन आके अपनी इंजरी दिखा सके कि मेरे को पैर में फौज ने मारा, मेरे को सर में फौज ने मारा। हाँ, मतलब जैसे आप बता रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 4 दिन बाद आए थे, उनके पास ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई कि उनके पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं गई जहाँ पे सिविलियन जाके बोल सके कि फौज ने, जब हमको पता चला कि हमारी बेटियों के साथ अंदर रेप्स हो रहे हैं, हमने अंदर भागने की कोशिश की, फौज ने हमें मारा। ऐसा क्या ऐसा हो भी नहीं सकता, बिकॉज अगर कोई भी कश्मीर का रहने वाला है उसने ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन उसने देखा होगा, उसको पता होगा कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन कैसा लगता है, कैसे किया जाता है। और जब भी ऐसा कभी भी कहीं पे भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन होता है, होने के बाद जब भी मर्द एक जगह पे आके इकट्ठे होते हैं और घर के अंदर खाली औरतें हैं और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, 100 से 200 मर्द जो होगा वो 50, 60, 70 जवानों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी होगा। और ऑब्वियसली जब वो आके झगड़ा करेंगे जवानों के साथ में कि आप हमको अंदर जाने से रोक कैसे सकते हैं,
ऑब्वियसली उसमें फायर ओपन होगा, ऐसा कुछ सिविलियन नहीं। कैजुअलिटी होगी, आर्मी कैजुअलिटी होगी, या सिविलियन को मारा जाएगा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, एक भी सिविलियन को एक खरोच का निशान तक नहीं आया, जो एक भी सिविलियन आके बता सके कि मुझे पट्टी लगी है, ये इसलिए लगी बिकॉज मेरा फौज ने बाजू तोड़ दिया। आपने कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं पढ़ी होगी जहाँ पे कोई भी सिविलियन आके कह रहा हो कि मेरा सर फोड़ दिया, या मेरे छोटे भाई को बुलेट लग गई, बिकॉज हाथापाई के दौरान फौज ने फायर ओपन कर दिया था जिसमें एक व्यक्ति मारा गया। लेकिन हारून, एक किताब है जो इसी इंसिडेंट पे लिखी गई है, लेकिन जो आपने लिखा है उससे बिल्कुल ऑपोजिट लिखी गई है। बिल्कुल। तो अब अगर कोई दोनों किताबें पढ़ेगा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर अगर किसी ने आपकी किताब नहीं पढ़ी है, फॉर द सेक की नहीं पढ़ी है, तो अगर वो किताब पढ़ी हो तो सोचेगा कि ये सब हुआ है। तो उस किताब, अब हम कैसे मान लें कि वो किताब सच है, या कोई कैसे मान ले कि वो किताब में जो लिखा है वो सच है, या फिर ये वाली किताब में सच है? हाँ, मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी व्यक्ति से नहीं कहता कि वो मेरी किताब को कहेगा यार ये बहुत ही सच्ची किताब है या झूठी किताब है, या और जो किताबें हैं वो गलत है या सच है। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे लोगों को कुछ सोचने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक गांव के अंदर जहाँ पे 200 से 300 या 400 भी मर्द एक ही जगह पे इकट्ठा हों, रात के समय में एक ही जगह पे इकट्ठा हो, एक ही जगह पे बैठे हों, और उन्हीं के घरों के अंदर हो रहे, और उनको पता है कि बाहर चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, और वो उस समय आर्मी के साथ में, जवानों के साथ में हाथापाई नहीं कर रहे कि हमको घर के अंदर जाने दो। और ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर उन्होंने हाथापाई की हो उसमें कोई कैजुअलिटी ना हो सिविलियन की या आर्मी की, या कोई फायर ओपन ना हुआ हो। इनफैक्ट जो कोई भी अब रिपोर्ट्स देखेंगे वहाँ में बस ये है कि 23, 53, 60 या 100 वुमेन्स के साथ रेप हुआ। सिविलियंस ने आने की कोशिश की मगर फौज ने आने से मना कर दिया, उन्हें बोला आप अंदर नहीं जाओगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो कोई सिविलियन ऐसा भी तो आया होगा ना जिसने बोला होगा कि मेरी बाजू टूटी है या मेरे को आंख में लगी है। जबरदस्ती ऐसा हुई? कोई भी नहीं हुआ, कोई भी? बिकॉज ये कितना सोचने मैं कहता हूँ कि हमें तो किताब लिखने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो सिविलियन कैजुअलिटीज क्यों नहीं हुई, मतलब आर्मी की कैजुअलिटीज जिस क्यों नहीं हुई। आर्मी ने कश्मीर को इतना अच्छा बनाया, सुरक्षित बनाया, कश्मीर के ही लोग आशियाना तक नाम दे रहे हैं वहाँ के कमांडर को या फिर यूनिट को, तो ये तो ऑलरेडी साबित है कि वहाँ के कश्मीरियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ गलत चीज़ें हो रही थी। यही इस किताब से और आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि यही बिल्कुल। साबित है। तो इसी को आपको कोई, आपने एक महीना वहाँ बिताया, कोई ऐसा इंसिडेंट जो गांव वालों के साथ रह के हुआ हो, आपको काफ़ी एक तो सरप्राइज भी हो और काफ़ी अच्छा भी लगा हो कि यार बाहर की दुनिया तो ये सब जानती ही नहीं है कि ऐसा भी होता है? एक्चुअल में एक इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ जब हम कुनन गांव में ही थे। तो हम जब गांव में ऐसे रूटीन में घूम वगैरह रहे थे तो गांव में क्या था कि तब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। अच्छा। जब इस बार हम वहाँ पे गए थे अपनी रिसर्च के लिए, तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी, तो मैंने देखा सामने गांव की मस्जिद है। लेकिन मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था कि अंदर जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, तो मैं गेट के पास, जो मस्जिद का गेट था, कुनन जामा मस्जिद की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि जब मैं कुनन जामा मस्जिद के पास आया तो गेट के पास आके मैं थोड़ा हेजिटेट करने लगा कि मैं इसको खोलूँ या नहीं खोलूँ। तो इतने में पीछे से मस्जिद के इमाम साहब थे जो वो आए, और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या बात है बेटा, अंदर आना है। देन उन्होंने देखा कि हमें तिलक लगा हुआ है, मेरी बड़ी जो कोमल थी उसने साड़ी पहनी है, ऊपर से बर्फ़ पड़ रही है और हम पूरे ठंड से ठंडे हो चुके हैं एकदम। तो उन्होंने हमसे सिंपली कहा कि मस्जिद खुदा का घर है, अल्लाह का घर है, भगवान का घर है। आपको आने से पहले किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सोचोगे कि कोई आपको इनवाइट करेगा। आप अंदर जाना चाहो तो जा सकते हो, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो हम जब अंदर की तरफ गए, मैं भी गया, मेरी बड़ी साथ में कोमल, हम भी गए। तो अंदर कश्मीरी कल्चर में क्या होता है, आम तौर पे हमाम होता है। हमाम क्या होता है? हमाम जैसे कि लाइक एक स्पेशल मार्बल होता है, उसके नीचे एक भट्टा जलता है, जो जहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह डाली जाती हैं, जो मस्जिद को एक तरह से गर्म रखता है। अच्छा, गर्म रखने के लिए हाँ, उस एक तरह से एरिया कह लो कि एक लोग वहाँ के लिए एक स्पेशल हीटर तैयार करते हैं। में। अच्छा, तो हम चिमनी, हाँ, लोकल चिमनी हाँ, जैसे। उस तरह का आप कह सकते हो। तो जब हम वहाँ पे गए, हमाम में जाके हम बैठे, मैं बैठा, मेरी बड़ी भी, हम दोनों हमाम में बैठे, इमाम साहब भी वहीं पे हमारे साथ बैठे, और अराउंड वहाँ पे असर की नमाज का टाइम होने वाला था। असर की नमाज का टाइम होने वाला था, तो अराउंड 150 से 200 लोग वहाँ पे उस मस्जिद में आके जमा हो गए थे, बिकॉज मतलब नमाज, शाम की नमाज? हाँ, शाम की नमाज का टाइम होने वाला था, तो लोग जमा हो गए कि नमाज पढ़ने का टाइम है। तो नमाज पढ़ने से पहले सारे के सारे हमाम में ही आके बैठते हैं कि तो वो जब आपकी जो को ऑथर हैं कोमल साड़ी में, वो भी अंदर बैठे थे ना वो मस्जिद भी में? हमारे साथ अंदर बैठे थे, बिकॉज वो हमारे लिए थोड़ा शॉकिंग था कि कैसे इन्होंने ऑफर कर दिया अंदर के लिए, बिकॉज आमतौर पे सुनने को नहीं मिलता, बट हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने ऑफर किया और हमको लाइक काफ़ी अच्छे से हमसे बातचीत वगैरह कर रहे थे। कुछ कुछ लोग मेरे पास आके मुझे एक तरह से थ्रेट दे रहे थे, इसके बाद चुपचाप बाहर आना, अपना शूज़ पहनना, मेरी गाड़ी में बैठ जाना, हम घर पे चलेंगे, चाय पियेंगे, दावत होगी आपके यहाँ हमारे साथ। ये मतलब आपको वेलकम कर रहे थे, धमकी दे रहे कि चाय पीनी ही पीनी है? नहीं, एक्चुअली ये उनका, वहाँ के लोगों का ये प्यार था
फिर जब नमाज का टाइम हुआ, ये एक्चुअली बहुत मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है हारून। मतलब हम लोग इस साइड होके, मतलब कश्मीर के नहीं होके, मतलब जम्मू एंड कश्मीर तो हमारा है, लेकिन बाकी जो हिंदुस्तान है वो ये बिल्कुल नहीं मतलब ये बहुत हैरान की चीज़ है कि आपको अंदर बुला के बोल रहे हैं कि चाय पीनी पीनी आपको, जैसे रिश्तेदार या रिलेटिव्स करते हैं। मतलब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। इनफैक्ट जब वहाँ पे नमाज का टाइम हो गया, जब सभी लोग नमाज के लिए चलने लगे, तो एक बुज़ुर्ग से व्यक्ति मेरे पास आए जो कि मस्जिद के इमाम ही थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप हमारे साथ नमाज़ पढ़ना चाहें तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मैंने कहा बिल्कुल, मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं तो ज़रूर पढ़ूँगा। देन फिर मैंने भी उनके साथ खड़ा हुआ, मैंने उनके साथ नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद हम दोबारा से हमाम में आए, हम आके बैठे। हमारे लिए उन्होंने मस्जिद के अंदर ही, हमाम के अंदर ही चाय मँगवाई। हमने वहाँ पे चाय पी, और वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लाइक एक एक अलग ही मेरे को इमेज दे रही थी, कि मेरे लिए एक अलग सा एडवेंचर था कि यार लोग सामने से आके ऑफर्स कर रहे हैं। देन ये बात जब मैंने अपने कमांडर साहब से बताई कि कमांडर साहब, आज हमारे साथ ऐसा-ऐसा इंसिडेंट हुआ, हमको हमाम के अंदर एंट्री मिली। और ये जो कुरन जामा मस्जिद है, ये वही मस्जिद है जहाँ से 91 में अनाउंसमेंट करवाया गया था कि सारे गाँव के मर्द एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाएँ, और उसी जामा मस्जिद के अंदर हम जाके बैठे थे। देन जब ये बात मैंने अपने कमांडर साहब से बताई, तो उनका कहना था कि सीधी-सी बात है, ये कश्मीर है। अगर आपका मन साफ़ है, आप मन से सच्चे हो, मन से अच्छे हो, तो कश्मीर आपका वेलकम ज़रूर करेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि मेरे साथ कुछ अलग हो, मेरे को वहाँ के लोगों ने एक नाम दिया, चिनार नाम दिया। चिनार। हाँ, तो इसका बस यही एक वजह है कि मेरा सोशल मीडिया का जो इंस्टाग्राम पेज है, उसके ऊपर मैंने नाम चिनार लिखा है। चिनार। बिकॉज़ मुझे वहाँ चिनार के, मतलब कश्मीर में पेड़ है जिसके पत्ते का नाम हाँ, चिनार, पेड़ होता है हाँ, उस चिनार बोलते हैं। चिनार। तो वहाँ के लोगों ने मेरे को ये नाम चिनार दिया। वहाँ पे मेरे को ऐसा नहीं था, उन्होंने कभी भी उन्होंने ये चीज़ फ़ील नहीं होने दी कि मैं किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, या मैं कहीं बाहर से आया हूँ, या मैं फ़ौज का बंदा, नहीं। उन्होंने एक बेटे की तरह रखा। जब भी कहीं पे जाना, उन्होंने चाय पिलानी और साथ में कुछ ना कुछ ऑफ़र करना कि यार ये लेके जाओ, या तो वहाँ पे जो अखरोट होते हैं वो करना है, या बेकरीज़ ऑफ़र्स करनी है, या सैफ़रॉन ऑफ़र करना कि ये आप साथ में लेके जाइए। और और इसी वजह से ये चीज़ें ऑफ़र करनी शुरू की उन्होंने, जब उन्हें पता चल रहा था कि हम 68 माउंटेन ब्रिगेड से हैं। उनका कहना था कि आप आशियाना से आए हो, और आशियाना के लोगों ने हमें घर दिया, और हम उनको खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। तो उससे वो चीज़ मुझे सामने दिखती थी कि इंटरनेट पे मैंने जो कुछ भी पढ़ा अबाउट इंडियन आर्मी की, यार उन्होंने पुलिस गलत पारा में फ़ौज ने ये किया, वो सब गलत था। और वहाँ पे लोग क्या समझते हैं इंडियन आर्मी को, उनके दिल में क्या मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है इंडियन आर्मी के लिए, वो वहाँ पे जाके मुझे पता चला। एक सवाल लास्ट, एक तो सवाल है, जैसे आप कश्मीर और कश्मीरियत से मतलब क्या जाना आपने उन लोगों को, या वैसे? कश्मीर और कश्मीरियत से मैंने ये जाना कि कश्मीर मेरे लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे को हमेशा से ख्वाहिश रहती है कि मैं वहाँ पे कभी भी गाड़ी पे सफ़र ना करूँ, मैं पैदल चलूँ, अपने हाथ में अपनी डायरी लेके। और कश्मीरियत से ही मुझे ये जगह है कि अगर मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं हो तो मैं कभी भूखा नहीं मर सकता। बिकॉज़ वहाँ के वहाँ पे लोग। कल्चर ऐसा है कि अगर मैं मेरा मन अगर साफ़ है, मैं अगर किसी को इतना ही पूछूँगा, ज़ुचवा ठीक, असल पैट, खुश पैट, जो कि थोड़ा मैंने वहाँ पे सीखा है, तो मुझे घर पे चाय के लिए ऑफ़र आ जाएगा कि आप चाय पीजिए, खाना खाइए। इनफैक्ट कई-कई बार तो हमको फ़ोर्सफुली लोग करते थे कि आज आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। कैसे बोलते हैं ये? एक कश्मीरी लाइक सेंटेंसेस हैं, मतलब मैं भी सीखना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुचवा ठीक, तो छो ठीक, ज़ुचवा ठीक, यो छो ठीक, असल पैट, खुश पैट, मतलब कैसे हैं असल आप? बैठ, खुश बैठ। हाँ। सही है, ओके। लाइक काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेरे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, एडवेंचरस रहा मेरा ये सफ़र। मैंने बहुत कुछ सीखा, और बहुत कुछ ऐसा सीखा जो कि जो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे आके ये चीज़ एक्सपीरियंस करें, समझें इस चीज़ को। तो हरुण, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि इस बुक के ज़रिए आप और आपके को ऑथर कोमल, एक हमारे जो यूथ है, आपके जैसे, हमारे जैसे, या फिर बाकी जो हमारे इंडिया के लोग हैं, क्या कहना चाहोगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कि जैसा सोचा जाता है वैसा नहीं? कुछ एक दो चीज़ें जो आप बोलना चाहोगे कि यार कश्मीर वैसा नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी अमन शांति है, कुछ चीज़ों की वजह से ख़राब हो रहा है जो कि आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगा। देखिए, मैं कभी भी कश्मीर को अलग नहीं मानता हूँ या जम्मू को अलग नहीं मानता हूँ, मेरे लिए बिल्कुल, दोनों एक है, जम्मू एंड बिल्कुल, कश्मीर है ही मेरे लिए। बिल्कुल। मेरा बस एक सिंपल सा ये कहना है कि लाइक कोई भी जब व्यक्ति गलती करता है, मिस्टेक करता है, हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट ये होता है कि हम उस गलती से उस ऑर्गेनाइजेशन को हम जज करने लगते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कश्मीर में इंडियन आर्मी ने बहुत कुछ ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस किए हैं, बहुत कुछ कर रही है आज भी इंडियन आर्मी, और ऐसा नहीं कि सिविलियंस नहीं कर रहे, बिकॉज़ सिविलियंस का सपोर्ट है कहीं न कहीं, तो आज वो आर्मी की चीज़ें भी सक्सेसफुल हो रही हैं। बस कुछ-कुछ चीज़ें हैं बीच में जिनको गलत तरीके से सामने पोर्ट्रे प्रिटेंड किया किया जाए। जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है। जब भी मैं वहाँ के लोगों से बातचीत करता हूँ, वो लोग बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में आर्मी के बारे में बताते हैं।
उनका यही कहना होता है कि यहाँ से आतंकवाद खत्म हो, और आतंकवाद फैलाने वाला कोई ना कोई हमारे ही बीच में है। आपस में झगड़े पाल के हम उस आतंकवाद को, हमको लगता है हम खत्म कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो आपस में झगड़े पाल के उस आतंकवाद को हम बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले खुद के फॉल्ट्स को समझना चाहिए, तभी हम दूसरे की गलतियों को समझ पाएंगे। बिकॉज अगर हम खुद से ये कहेंगे कि हम करेक्ट हैं, सामने वाला गलत है, तो उससे हमारी ही गलती जो है, जो हम करके सामने वाली गलती को बढ़ावा दे रहे हैं, वो होगा। तो थैंक यू सो मच अरुण हमारे साथ ये अपना जर्नी पूरा डिस्कस करने के लिए। एंड मैं चाहूँगा कि आपकी ये किताब है पूरे हिंदुस्तान तक जाए, सब पढ़ें और जाने कि कुनैन पोस्पोरा में क्या हुआ था क्या नहीं, और इंडियन आर्मी ने हमारे देश के लिए, कश्मीर के लिए और कश्मीरियों के लिए, जो वहाँ की कश्मीरियत है उनके लिए क्या क्या किया है। थैंक यू सो मच। एंड फिर मुलाकात होगी, अगर आप कोई और किताब लिखोगे कश्मीर पे या हिंदुस्तान पे, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच अरुण, थैंक यू सो मच। शुक्रिया हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए और हमारी कहानी, हरुण और कोमल की कहानी हमारे द्वारा सुनने के लिए। आपको अगर ये कहानी पसंद आई है, ये जो सच हरुण और कोमल ने दिखाया है, बताया है हरुण ने, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए पूरे हिंदुस्तान तक सबको, ताकि पता चले कि क्या रियलिटी है उस 1991 की। और आपको अगर हरुण और कोमल से बात करनी है, हम उनका इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आपको हमें कोई सजेशन देनी है, आप हमें बताना चाहते हैं कि हम और किन का इंटरव्यू ले सकते हैं, या कोई सजेशन दे सकते हैं कि ये वीडियो कैसा था, ये एपिसोड कैसा था, और हम और कैसे एपिसोड कर सकते हैं, कुछ भी बताने के लिए हम अपना भी डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी और ईमेल बता देंगे। हमें प्लीज़ बताइए, और इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, और शुक्रिया। जय हिंद।